हाँ। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है खिड़की टॉक्स के छठे अंक में। और आज हम कोरोना वायरस से जुड़े जो सिलसिलेवार हम बातचीत कर रहे थे, अब हम उसको रोक कर थोड़ा सा अब हम एक अलग दिशा में बढ़ते हैं आज के खिड़की टॉक्स के अगले अंक में। और आज हम बात करने वाले हैं क्यों जरूरी है विज्ञान लेखन, इस मसले पर। हालांकि इस चर्चा को, आज जो ये चर्चा होने वाली है, इसे होस्ट करना था हमारे एक मित्र भास्कर उप्रेती को, लेकिन आज उनका थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, जहां वो हैं वहां से तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस चर्चा को मैं होस्ट करूंगा। और हमारे साथ आज हमारी इस चर्चा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मेहमान है। वो मेहमान है देवेंद्र मेवाड़ी जी, जो जिन्हें आप मेरे साथ की स्क्रीन शेयर करते हुए देख सकते हैं। तो देवेंद्र जी बहुत लंबे समय से विज्ञान लेखन और हिंदी में विज्ञान लेखन की एक लंबी परंपरा से जुड़े रहे हैं। एक तरह से जो शुरुआती विज्ञान लेखक हिंदी में हैं, तो उसकी परंपरा के वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लेखक हैं। और देवेंद्र जी उन हिंदी के उन विरले साहित्यकारों में से हैं जो विज्ञान और साहित्य दोनों में एक साथ दखल रखते हैं। और वो खुद उन्हीं के शब्दों में कि वे अपनी साहित्य की कलम से विज्ञान लिखते हैं। तो इस तरह का लेखन देवेंद्र जी का रहा है। और न सिर्फ उनका लेखन ही रहा है, बल्कि वो काफी एक्टिवली विज्ञान की दुनिया में नए लोगों के साथ और बहुत घुले मिले तरीके से वो रहते हैं। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से एक मेरी यादों का पहाड़ उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसके अलावा विज्ञान के सिलसिले में अगर हम बात करें तो राही में विज्ञान का, विज्ञान वेला में, विज्ञान की दुनिया, और इस तरह के बहुत सारे विज्ञान विषयक नाटक भी और दूसरे किस्म के लेखन भी उन्होंने किया है। और इसके अलावा विज्ञान और हम और विज्ञान नामा उनकी बहुत चर्चित किताबें हैं। और उसके अलावा विज्ञान डायरीज की भी उनकी सीरीज है। तो इतनी बड़े मतलब इतना लंबा उनका स्पैम रहा है, तकरीबन पिछले 50 एक आधी शताब्दी से ज्यादा समय से वो लिख रहे हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत आज देवेंद्र जी का अपने इस फोरम में करेंगे, इस मंच में करेंगे, खिड़की टॉक्स के छठे अंक में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आज हम जिस चर्चा के लिए यहाँ पर जुटे हैं, जिसके बारे में विषय मैंने पहले भी बताया, और जिन चीजों से हमने, जिन फ्रंट्स पे हमने अपना इस प्रोग्राम का प्रमोशन किया था, उसमें भी हमने लिखा था कि हमारी इस चर्चा का आज का विषय जो है वो विज्ञान लेखन की अहमियत पर चर्चा करना है। और एक ऐसी शख्सियत से इस बारे में चर्चा करना है जो कि इस काम से, इस कर्म से बहुत लंबे समय से जुटी रही है। और हिंदी, जहाँ बहुत कम विज्ञान लेखन होता है, उस भाषा में उन्होंने बहुत लंबे समय से और बहुत निरंतर और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लेखन किया है। तो आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं देवेंद्र जी। और मेरा जो एक सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करना चाहें इस विषय पर, तो जो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न आएगा, और जो मुझे लगता है कि जो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि असल में विज्ञान क्या है जिसके बारे में हम लेखन की बात कर रहे हैं। तब सबसे पहले बुनियादी तौर पर हम विज्ञान के बारे में अवधारणा पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, विज्ञान को मोटे तौर पर इस तरह समझ सकते हैं कि इस पूरी कायनात जो है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसका जो ज्ञान है, उसको जब हम प्रयोगों से, परीक्षणों से तथ्यपरक जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो विशेष ज्ञान कहलाता है। और उस विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के गूढ़ रहस्य हैं। प्रकृति में संपूर्ण ब्रह्मांड है, पूरी कायनात है। तो इसके रहस्यों का, इसके गूढ़ रहस्यों का कि ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड, हमारी कायनात क्या है, इसको जानने के लिए जो कुछ हमें पता लगता चला गया है, जो तथ्यपरक जानकारी, केवल जानकारी नहीं है कि कुछ भी कह दिया, वो नहीं, तथ्यपरक जानकारी, जो प्रामाणिक जानकारी है और जो प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर साबित हो चुकी है, प्रमाणित हो चुकी है, ऐसी तथ्यपरक जानकारी को हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान तो मोटे तौर पर यही है कि अगर वो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छा, एक चीज और बताऊं, वो एक उस रहस्य के, प्रकृति के गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ने का एक कदम है। विज्ञान में ऐसा नहीं होता कि अल्टीमेट जो ट्रूथ है उस तक पहुंच गए, ये जरूरी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम सिद्धांत आते हैं, न्यूटन भी आए, आइंस्टाइन भी आए, और तमाम वैज्ञानिक अपना आकर के अपने अपने जो है सिद्धांत देते हैं, नई थ्योरी सामने लाते हैं।
और फिर कोई वैज्ञानिक आता है और फिर वो अपना सिद्धांत देता है। इस तरह विज्ञान कदम दर कदम आगे बढ़ता है और ये जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन, इसका जश्न मनाया जाता है विज्ञान में। ये धर्म की तरह नहीं है कि जो पत्थर की लीक है, जो लिखा हुआ है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। 1000 साल पहले माना धर्म ग्रंथ लिखा गया तो वो जो लिखा गया है वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं होता। विज्ञान में नया आता रहता है और पुराने को पूरा सम्मान देते हुए, पुराने वैज्ञानिक को और उन तथ्यों को सम्मान देते हुए कदम आगे बढ़ते हैं और उस सच की राह में आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है, वहां पहुंच जाते हैं, माना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है तो न्यूटन वहां उससे आगे अभी नहीं पहुंचा जा रहा है, या आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत है तो 100 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं और वो सिद्धांत चल रहा है, तो हम काफी करीब शायद उसके पहुंच गए हैं। तो इस तरह से विज्ञान जो है, प्रयोग, परीक्षण, उसके बाद जो है उसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जो है, और उसके बाद जो है उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या, और अंत में जो निष्कर्ष आता है वो निष्कर्ष विज्ञान होता है। विज्ञान यूं ही केवल बतकही नहीं है, वो प्रामाणिक प्रामाणिक विशेष ज्ञान। जी रोहित जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा मेरा माइक ऑफ था। हाँ तो मैं ये तो आपने जो अभी बताया विज्ञान के बारे में, एक जी बहुत क्लियर तरीके से, एक स्पष्ट जो विज्ञान की एक परिभाषा हो सकती है वो आपने रखी। और ये एक जी इवॉल्व होने वाला एक इस तरह का नॉलेज सिस्टम है जो कि अपनी जो इंफॉर्मेशन और अपनी रिसर्च है उससे एक क्रम में इवॉल्व होता रहता है, और वो अपडेट भी, अद्यतन भी खुद को करता रहता है। वो अपडेट भी किसी होता रिजिड है। ये आइडिया। विज्ञान विधि कहलाती है, ये साइंटिफिक मेथड कहलाती है। इस मेथड के माध्यम से ही जो विज्ञान निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं, वो जो प्राप्त होता है, जो निष्कर्ष हमें, वो विज्ञान है। उस इस प्रक्रिया में अब हम एक दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मतलब यही सवाल जो आज हमारा विषय है उसके इर्द गिर्द ही, कि अब एक जी दूसरा सवाल है कि जिस जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं आज के अपने विषय में, कि वैज्ञानिक चेतना की, जी तो ये वैज्ञानिक हाँ चेतना असल में क्या है? और जैसे हम देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में जो जो स्कूली पाठ्यक्रम है, या विज्ञान को जिस तरह से बच्चों से या एक समाज से इंट्रोड्यूस कराया गया है एक सिस्टम में, कि आप पीरियोडिक टेबल रट लेंगे, या आप साइंस के जटिल समीकरणों को रट लेंगे, या फिर बहुत बोझिल और उबाऊ सा एक पूरा स्कूली पाठ्यक्रम है, तो क्या उससे जी गुजरने से ही एक वैज्ञानिक चेतना इवॉल्व होती है, या उससे गुजरना ही वैज्ञानिक चेतना पाने का एक क्रम है? इस बारे में आपकी क्या राय है? रोहित जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि विज्ञान को बहुत क्लिष्ट भाषा में, जटिल भाषा में इस तरह से पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि उस पाठ को या तो कैप्सूल की तरह निगल ले बच्चा, उसको रटंत विद्या से उसको रटे, कॉमा फुल स्टॉप के साथ, और उन्हीं सारे उसके इक्वेशंस को, समीकरणों को, फॉर्मूलों को, उन सब चीजों को, थ्योरीज, उन सब को, सिद्धांतों को रट करके, और उसके बाद उसमें अंक मिल जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन समझ समझ तो विज्ञान की समझ कहां से आएगी? विज्ञान की समझ तब आएगी जबकि उसको पूरी गहराई से समझा जाए। और मुझे ये आज, क्योंकि मैंने विज्ञान बचपन से पढ़ा है और विज्ञान मेरा विषय रहा है, तो मैं ये अनुभव करता हूं कि अगर आज मुझे एक बच्चों के लिए किताब या बड़ों के लिए किताब की बात कही जाए, तो मैं उसे बेहद सरल तरीके से, रोचक तरीके से बताना चाहूंगा। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं कि किस तरह से विज्ञान की एक बात करने के लिए उसके पीछे तमाम किस्से, कहानियां, संघर्ष और जीवन गाथाएं होती। कोई भी विज्ञान का जो तथ्य हमारे हाथ आता है, वो तमाम वैज्ञानिकों का एक सामूहिक जो है वो कोशिश होती है उनकी। उस कोशिश में वो न जाने कितनी चीजों का सामना करते हैं, तमाम कितनी कठिनाइयां, कितनी चीजें आती हैं उनके जीवन में, लेकिन वो बताया नहीं जाता है क्योंकि वो अलग रखा गया है। इसलिए केवल जो है एक पाठ तैयार करके पढ़ाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के कारण, इसीलिए प्रकृति भी, पर्यावरण भी किताब में पढ़ा दिया जाता है। बच्चे को नहीं पता, अगर शहर का बच्चा है तो ये जड़ है, ये पत्ती है, ये फूल है, ये तना है, ये केवल वो किताब में सीखता है।
प्रकृति से उसका संबंध सीधा नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों के समय में प्रैक्टिकल को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, व्यावहारिक रूप से भी हम देख सकते थे। उसके अलावा प्रकृति के लिए तो मैं समझता हूं कि प्रकृति में लगातार जाना और प्रकृति से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। वो पाठ नियमित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए जो हमारे शिक्षा के तंत्र में जो विज्ञान है अभी, वो जटिल लगता है। दूसरा एक बात बताऊं आपको, मैं एक लेक्चर सुन रहा था। यूरेका पत्रिका के संपादक जीवन भर केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और कम से कम 170-180 किताबें लिख चुके प्रोफेसर शिवादास, वो अंग्रेजी में लिखते हैं, मलयालम में लिखते हैं। वो एक बार उनका मैं व्याख्यान सुन रहा था तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे, वो कह रहे थे कि इफ द नॉलेज इज डिफिकल्ट, चेंज इज टू लिटरेचर। इफ द साइंस इज डिफिकल्ट, चेंज इज टू लिटरेचर। ये बहुत बड़ी बात है। विज्ञान को इतना जटिल और क्लिष्ट भाषा में उठा के बच्चों के पास या बड़ों के पास मत रखिए। इसमें ऐसा है कि आप उसको साहित्य में बदलिए ना, आप लिटरेचर में बदलिए, उसको कहानी के रूप में कह दीजिए, उसको गीत के रूप में, कविता के रूप में कहिए, उसे नाटक के रूप में कह दीजिए, उसे साक्षात्कार के रूप में कहिए, उसे चिट्ठी लिखते हुए एक पत्र शैली में लिख दीजिए। न जाने कितनी विधाएं, कितनी शैलियां हैं साहित्य की, उन विधाओं का इस्तेमाल कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए और विज्ञान उस तरह से आने दीजिए। इसलिए विज्ञान जो है साहित्य का ही हिस्सा है, साहित्य का एक उसको हिस्सा बनाइए और वो भी एक ज्ञान है। साहित्य में सारे एक कल्पना के आधार पर, माना फिक्शन तैयार होता है, कल्पना के आधार पर यहाँ भी खोजें होती हैं, उनका आधार कल्पना होता है, लेकिन फिर वैज्ञानिक विधि से सब कुछ प्राप्त होता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उससे जुड़ी हुई तमाम किस्से कहानियों के साथ साथ उस बात तक ले जाएं। मैं आपको बताऊं, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाने लगते हैं केमिस्ट्री कि तत्व इतने हैं दुनिया में, डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया जाता है कि जिसने इसकी पीरियोडिक टेबल की नींव डाली थी, वो मेंडलीव जो है साइबेरिया के दूर दराज एक गांव से आया और वो 17वां बच्चा था अपने माँ बाप का, और 17वां बच्चा माँ बहुत प्यार करती थी और चाहती थी डॉक्टर बने मेरा बेटा, और उसको मॉस्को ले आई, किसी तरह एडमिशन मिले। लेकिन उसकी भाषा सुनकर, क्योंकि वो देहाती भाषा बोलता था, वहां की रूसी उसकी बहुत स्पष्ट नहीं थी, तो ये हुआ कि भाई तुम्हें इसमें तो नहीं मिल सकता है मेडिकल में, ऐसा करो कि तुम साइंस में ले लो। तो उसने केमिस्ट्री वगैरह साइंस के जो विषय मिले उसमें उसका बीएससी में एडमिशन हुआ। माँ ने बहुत कोशिशें करके एडमिशन करा दिया और उसके बाद जो है उन्होंने वहां पढ़ा और वो अपने लिए खाना बनाता था। मेंडलीव जो है अपने किचन में, उसके बाद जैसे पहले लाइब्रेरी कार्ड होते थे, उन कार्डों पर लिखता था। उसका ध्यान गया, ये नमक ऐसा क्यों है, ये नौसादर ऐसा क्यों है, ये धातुएं ऐसी क्यों है, लोहा और तांबा ऐसा क्यों है। तो उसे लगता था इनकी एक बिरादरी है, इस बिरादरी में तमाम गुण इनके आपस में मिलते हैं, तो जिनके मिलते हैं उनको वो कार्ड से एक टेबल बनाता चला गया, अपने किचन की दीवार पर कार्ड चिपकाता चला गया, इसके गुण इससे मिल रहे हैं, इसके गुण इससे मिल रहे हैं, ये, और ऐसे उसने एक डेवलप कर डाली पीरियोडिक टेबल। अब उसकी ये संघर्ष कथा, माँ का वो प्यार, ये सब कुछ तो पाठ में आता ही नहीं है। हम डायरेक्ट उसमें, सो टुडे आवर सब्जेक्ट इज पीरियोडिक टेबल, हम लोग आज पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करेंगे, डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। तो वो पूरी कथाएं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं विज्ञान को, उनके साथ आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। रोहित जी। हाँ, हम आपने एक बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से विज्ञान को लोगों तक या स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों पर बात की। अब मेरा जो सवाल था वो थोड़ा सा वैज्ञानिक चेतना से जुड़ा हुआ भी था कि असल में जो वैज्ञानिक चेतना है वो उसका रिश्ता असल में एक हम देखते हैं अक्सर, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने कई लोगों को भी ये कहते हुए सुना है कि जो लोग साइंस स्ट्रीम से एक तरह से जिनकी परवरिश हमारे समाज में होती है, अधिकतर खैर अधिकतर कहना भी मतलब सही शब्दावली हो या ना हो, लेकिन देखा गया है कि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिसे वैज्ञानिक चेतना कहते हैं, उसका अभाव कई बार दिखाई देता है। कई बार बहुत सारे अंधविश्वासों में वो वैसे ही घिरे रहते हैं जैसे कि शेष समाज है वो घिरा हुआ है,
उसी तरह के अंधविश्वासों में वो साइंस पढ़ा हुआ जो एक स्टूडेंट है, या हो सकता है कि वो कई बार एक प्रॉपर साइंटिस्ट भी होगा, और उसके अंदर भी इस तरह के कंट्राडिक्शन दिखाई देते हैं कि वो बहुत सारा अंधविश्वासों में घिरा हुआ है। तो मेरा जो सवाल है कि वो वैज्ञानिक चेतना जो है असल में, उसका स्रोत क्या हो सकता है, सही स्रोत? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चेतना लेकिन कहां से आएगी। मैं आपको इसके लिए भी उदाहरण देता हूं कि चेतना तब आएगी जबकि विज्ञान को समझने का, जो मैं बता रहा था कि अगर उसको, विज्ञान को कहां से आ रहा है, हम उसकी जड़ों से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम फील करेंगे, हम महसूस करेंगे। महसूस करने के बाद हमें पता लगेगा। अगर मैं किसी बचपन से, अगर मैं एक बीज को उगते हुए देखता हूं, उसकी जड़ों को बढ़ते हुए देखता हूं, उसमें पानी देता हूं, उसको प्यास लगती है, उसको खाद देता हूं, उसको भूख लगती है, और किस तरह वो जो है अपनी जड़ों से पनप रहा है और पूरा पौधा खिल रहा है, बढ़ रहा है, और पूरा एक दिन वो तैयार होके उसमें बीज तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद जो है नए बीज बन जाते हैं जो कि उस पौधे के बच्चे हैं, जो अगली पीढ़ी तैयार होगी। इस तरह से जब बच्चा इस पूरी प्रक्रिया को देखेगा तो शायद वो पेड़ से प्यार करने लगेगा, पेड़ को तोड़ नहीं सकता। उसको फूल तोड़ने में भी दिक्कत होगी क्योंकि उसे मालूम है इसमें बीज बनेंगे कल, लेकिन ये महसूस होना चाहिए। ये मैंने खाली एक बच्चे के स्तर से उदाहरण दिया, लेकिन चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे विज्ञान के अन्य विद्यार्थी हो जिनको आप कह रहे हैं, अगर उन्हें केवल उस भाषा में बता दिया जाएगा जिसमें, उदाहरण इस तरह समझिए, कर्मकांड में पूरी कथा सुनाई दे रही, कर्मकांड में एक पूरा अनुष्ठान पूरा कर लिया जा रहा है, सुनने वाला क्या समझ रहा है? सुनने वाला, मैं नहीं समझता कभी एक शब्द भी उसमें से समझता है। उसमें से यहाँ इस पर ये डालो, यहाँ पर ये रख दो, यहाँ फूल रख दो, यहाँ पत्ती रख दो, यहाँ पैसे रख दो, यही समझता है। इसके अलावा उस अनुष्ठान के भीतर जो एक पूरी पूरी कथा कही जा रही है, पूरे अनुष्ठान के श्लोक सुनाए जा रहे हैं, वो उसके बारे में नहीं समझ रहा है। ये ठीक वही प्रक्रिया है। अगर पाठ हम इस तरह के जटिल और क्लिष्ट भाषा में दे रहे हैं और विज्ञान को केवल एक मंत्र की तरह से हम रटा दे रहे हैं, तो वो चाहे वैज्ञानिक कल का बने, वो इंजीनियर बने, वो कहीं शिक्षक बने, उसके दिमाग में वही है, और उस चीज को वो भी आगे ट्रांसफर कर देगा कि जैसे उसने पढ़ा है वैसे ही वो आगे ज्ञान चला जाएगा। इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि उस विज्ञान से जुड़ा जाए, उस विज्ञान की समझ पैदा हो, उस विज्ञान को फील किया जाए। ये फील करने के लिए जरूरी है कि हम विज्ञान को उसकी जड़ों से समझने की कोशिश करें। उसका जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं, उस पाठ के इधर उधर जहां भी उससे जुड़ी हुई उसकी 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 रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, उनसे जोड़ें और उसको संपूर्ण रूप से उसको उसको समझे व्यक्ति। आपको बताऊं, मैं इस समय कोरोना पर कितने, मेरे ख्याल से हजारों टन जो है लिखा जा चुका होगा। कितने लोगों को पता है? करोड़ों लोग, करोड़ों मजदूर नंगे पैर, भूखे प्यासे, बच्चों को गोद में लिए, इस तरह से पूरे गांव तक के लिए उनका एक्सोडस शुरू हुआ, उनकी यात्राएं शुरू हुई, सब हुई। कुछ नहीं पता कोरोना क्या होता है, वायरस क्या होता है, कहाँ होता है, लेकिन लिखने में तो हमारे पास वो शायद सबसे अधिक अंग्रेजी में, हिंदी में थोड़ा बहुत आया होगा, और आया होगा तो वो भी इस भाषा में आया होगा कि जिसको एक आम आदमी कितना समझ रहा है। आज भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, वो भी एकदम से अरे क्या होता है, ये सब तो कर रखा है, यूं ही बंदिशें लगाई हुई हैं, मास्क उतार करके अपना चल दे रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं। ये तो जब तक सर पे नहीं आ जाती, जब तक वो उससे संक्रमित नहीं हो जाते हैं, वो महसूस ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मूल रूप से उनको उस वायरस के बारे में, उस खतरनाक सूक्ष्म कण के बारे में पता ही नहीं है, जो किस तरह से उन्हें बीमार बना सकता है। ये समझ आने के लिए ये चेतना तब आएगी, और इस चेतना के लिए हमें किसी भी भाषा में, वो हिंदी हो, वो कोई भी भारतीय भाषा हो, वो अंग्रेजी हो, वो उस समझ की भाषा होनी चाहिए जो कि आप तक उस नॉलेज को पहुंचा सके। अन्यथा क्या क्या वजह है कि आप सोचिए, छठी शताब्दी में आर्यभट्ट कह देता है कि उसने तभी बता दिया था कि जब किसी नाव में पूर्व की ओर व्यक्ति जा रहा हो तो उससे
तट पर चलती हुई चीजें पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। अपने आप ही पता लगता है ये तभी संभव है जब पृथ्वी का गोला पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा हो। और उसने अपने आर्यभट्टीय में सारी गणनाएं व्याख्याएं करके तारागनी गांव में अपने नालंदा विश्वविद्यालय से जा जा करके रातों को, तारों भरी रातों को जा जा के वो गणनाएं करके उसने ग्रहण का ठीक सही वो व्याख्या की जो आज भी वैज्ञानिक व्याख्या है कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, ये उसने अच्छी तरह से बता दिया था। कहाँ गया आर्यभट्ट? हमने तो उसको एक स्पुतनिक जो है उसका नाम जब रखा गया, एक सैटेलाइट का नाम जब रखा गया सैटेलाइट को भेजने के लिए, तब आर्यभट्ट आर्यभट्ट हुई। वो आर्यभट्ट कहाँ गया जिसने कि ग्रहणों के बारे में सही व्याख्या की थी? वो आर्यभट्ट कहाँ गया जिसने पृथ्वी पूर्व से, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है कि एक समझ दी थी? तो इसलिए वो उसी उसी हंगामे में खो गया, क्योंकि कर्मकांड जो है उसका नकार खाना इतना बड़ा था कि तूती की आवाज उसकी नहीं सुनी गई। आज भी अगर बात कीजिए तो आर्यभट्ट को कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो सच की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वही हाल आज का है। जब तक हम इसको पूरे इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, जब तक विज्ञान को पूरा कि ये कहां से आ रहा है, इसकी रूट्स कहां से हैं, किस तरह से ये ज्ञान तक हम पहुंचे हैं, इसकी समझ जब तक नहीं दी जाएगी, व्यक्ति जो है वो भले ही बहुत बड़ा डिग्रीधारी विज्ञान का एक छात्र हो या वैज्ञानिक हो, उसके भीतर वो तमाम चीजें जो बचपन से उसके भीतर जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियां, जो परंपराएं उसके दिमाग में रही है, वो चली आ रही हैं। इसीलिए आज भी घरों तक में आप ही बताइए कि बेटा और बेटी का इतना तक, इतने पढ़े लिखे लोगों के घर में इतना कुछ हो रहा है कि बेटा बेटा कैसे होगा, बेटी कैसे होगी, उनको नहीं पता है। इसमें से ये एक्स वाई का चक्कर, एक सिंपल सा, इससे सरल गणित ही नहीं हो सकता है, वो तक नहीं पता है। इसके माने हम उनको ये जानकारी क्यों नहीं दे पाए हैं, हम ये चेतना क्यों नहीं जगा पाए हैं कि बेटा बेटी जो है ये प्रकृति की देन है और इसी तरह से होता है। अगर ये 2 into 2 = 4 अगर इस तरह से समझा दिया जाता, उसमें खाली एक हरे और लाल रंग के दो दो कंचों के माध्यम से उसको समझाया जा सकता है, लेकिन वो चीजें नहीं आई। उसके लिए अनुष्ठान और दुनिया भर के सारे उसके टोनिक्स और सबके सब पता नहीं क्या क्या उसमें उसको बरगलाया गया, जिसकी वजह से चेतना उसकी डेवलप ही नहीं हो पाई, उसकी चेतना आगे बढ़ ही नहीं पाई, अंकुरित ही नहीं हुई कहीं। रोहित जी। हाँ रोहित जी। हाँ, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई थी। अब मेरे ख्याल से अब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी अब सुनाई दे हाँ, रही है अब। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच था, उसकी वजह से मैं स्क्रीन से आउट हो गया था। जी जी। तो वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू था। खैर, मुझे आपकी बात सुनाई दे रही थी। तो हाँ, हाँ आपने एक लंबा किस तरह से साइंस का जो एक पूरा वैज्ञानिक चेतना है उसका इम्पोर्टेंस भी आपकी बातों में झलका, और वो क्या चीज है वो भी एक मोटा मोटा उससे उसमें समझ में आ रहा था। मैं कुछ प्रश्न भी साथ साथ लिए चलता हूँ जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। तो जी एक प्रश्न, बिल्कुल। हाँ, एक प्रश्न जो है वो अभिषेक अभिनव श्रीवास्तव ने पूछा है कि विज्ञान को हाँ आसान बनाने या साहित्यिक ओरिएंटेशन देते हुए उसकी तथ्यात्मकता और उसकी वैज्ञानिकता कैसे बरकरार रखी जा सकती है, क्योंकि असल चुनौती यही है। तो ये एक सवाल उनका है जी कि जी जी जी। मैं पहले इसको बता दूं, हाँ ये हाँ ये बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने की, इसलिए क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कई लोग उसको अतिशयोक्ति में ले जाते हैं, उसको बहा देंगे। चंद्रमा में केवल इसके ये पता लगा कि वहां तत्वों में वहां चांदी भी है, सिल्वर है वहां पर, और आगे लेख अगर चला आता है, अब चांद से बहेंगी चांदी की नदियां। अब ये
ये जो अतिशयोक्ति है, इससे बिल्कुल दूर रहना है। तत्काल ये कर दिया जाता है कि, और ये मीडिया में आज बहुत ही अधिक हो रहा है, और उसको उसके तथ्यों का पूरी तरह जाने बिना, उसके तथ्यों को पता किए बिना पता लगा कि उसको एकदम बहुत बड़े पैमाने पर उसको ब्लो अप करके डाल दिया जा रहा है, जिसमें कल्पना का पुट बहुत ज्यादा है। जबकि विज्ञान का निष्कर्ष तो पूरा जो है वो प्रामाणिक जो जानकारी है केवल वही आनी। रही बात इसकी कि साहित्यिक, उसको जब आप साहित्य की कलम से उसको लिखते हैं, आपको साहित्यिक सरसता और सरलता और रोचकता देते हैं, तो सबसे बड़ा द आर्ट ऑफ राइटिंग जिसको कहेंगे, विज्ञान लेखन में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि विज्ञान लेखन में आर्ट ऑफ राइटिंग आना बेहद जरूरी है। अंग्रेजी में उपलब्ध एक लेख को पढ़कर उसको हिंदी में करके कहीं पर छपा देना, यह विज्ञान लेखन कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि अंग्रेजी की एक लेख को बाकायदा समझ करके और उसको एक ऐसी अनुदित भाषा में जो अनुवाद ही न लगे, एक मौलिक रूप दे देना, वो एक दूसरी कला है। लेकिन उस लेख के भीतर जानकारी क्या है, उस जानकारी को समझ के अब जो लिखेगा व्यक्ति, वो इस तरह से लिखेगा कि उसकी लिखने की जो कला है, उसकी जो विज्ञान लेखन की कला है, जो क्राफ्ट है, वो क्राफ्ट उसका उसमें झलकना चाहिए। इसके लिए जैसे मैं खुद पे प्रयोग करता रहता हूं, तो मैंने ये देखा कि अगर आप कहीं एक पुस्तक का कोई एक पन्ना मिलता है आपको, किसी पत्रिका का एक पन्ना मिलता है, उसमें कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं, आप पढ़ते हैं और आपको लगता है अरे यार ये तो लगता है देवेंद्र मेवाड़ी जी ने लिखा है करके, तो इसके माने इट कैरीज माई सिग्नेचर, मेरी पहचान वो लेके चल रहा है। जिस दिन ये मुझे, ये पहचान का मुझे उसमें जो मेरा हस्ताक्षर मिल जा रहा है, उस दिन मेरे लेखन की सफलता होगी कि उसमें मेरी छाप है। मैं कुछ कह रहा हूं, ये छाप कब आएगी? ये छाप तब आएगी जब आप निरंतर लिख रहे हैं, और निरंतर लिख करके आपने एक क्राफ्ट, एक आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप कर लिया है। यू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, आपको पता है कि मैं इसको लिख रहा हूं, इसको इसको क्या होगा कि आप उसको बेहद सरल रूप में दे रहे हैं। बात तथ्यों की रही, सबसे बड़ी शर्त यह है, शर्त यह है कि उसमें तथ्यों से छेड़छाड़ कहीं भी नहीं होगी, तथ्य हूबहू वैसे ही आएंगे। आप साहित्यिक उसको केवल मोड़ देने के लिए या साहित्यिक सरसता देने के लिए तथ्यों को न कुछ कम करेंगे, न उसको कल्पना के संसार में अतिशयोक्ति में उसको ले जाएंगे। वो सारे तथ्य वही होंगे। तो आर्ट ऑफ राइटिंग तो वही हुआ, फिर आपका क्राफ्ट तो वही है कि उस जानकारी को लेकर के आप कितने ढंग से दे रहे हैं। इसमें एक मुझे उसका शेर याद आ रहा है, ऐश देहलवी एक शायर हुए हैं, और ये शेर गालिब के नाम से बहुत कहा गया है, पहले मुझे भी गलतफहमी थी, लेकिन ये ऐश देहलवी का शेर है। वो कहता है, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे, मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। मैं इसको मानता हूं अपने लिए, एक एक मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए गाइड करता है ये दो पंक्तियां मुझे। मैं जब भी लिखता हूं तो मैं ये इस बात के लिए सचेत रहता हूं कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं और जिस वर्ग के लिए लिख रहा हूं वो इसको समझ रहे होंगे। मैं बच्चों के लिए लिख रहा हूं तो बच्चे मेरे मन के आंगन में अगर आके बैठे हैं और वो अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और मैं उन सवालों के उत्तर दे रहा हूं और मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं दूसरा समझ रहा है, ये जब तक नहीं होगा, केवल अंग्रेजी से हिंदी उल्था होकर के आ जाना वो विज्ञान लेखन नहीं है। इसलिए साहित्यिक सरसता, सरलता, रोचक शैली ये देते हुए बहुत ही सफाई के साथ तथ्यों को प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है। तथ्य उसमें केवल जैसे फूल में मकरंद है, जिस तरह से फूल में खुशबू है, उस तरह से उसमें विज्ञान के तथ्य आने चाहिए। वही तो आर्ट है, वही तो लेखन है।
अन्यथा तो कुछ भी उल्टा सीधा उल्था करके किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। आप एक पुल का काम कर रहे हैं, आप एक टेक्निकल साइड से आम जन के लिए आप विज्ञान की बात पहुंचा रहे हैं, आप उनके बीच एक ब्रिज हैं, आप एक सेतु हैं, इसलिए आप उस भाषा में वहां तक पहुंचाइए जिसको कि वो लोग समझ सकें। होता क्या है रोहित जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। होता क्या है कि जो विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, जिसका हम शुरू से बात कर रहे हैं, वो शिक्षा एक खास तरह के जार्गन होता है, साइंटिफिक जार्गन, एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसमें वो बताया जाता है, और वो बेहद जरूरी है। इसलिए क्योंकि उसी भाषा को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समझते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो उस विज्ञान को, वो जो अनावरण होता है विज्ञान का उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में, वो उसी भाषा उसी जार्गन से होता है, और उसमें वो पढ़ते हैं, और उसके बाद आगे चलकर जब वो वैज्ञानिक बनते हैं तो उसी टेक्निकल भाषा में वो लिखते हैं। उस भाषा में लिखने का कारण क्या होता है कि वो एक खग की भाषा होती है, खग ही सब जाने खग की भाषा, जो वैज्ञानिक होगा वो उस भाषा को समझ लेगा, इसीलिए वो रिसर्च पेपर्स को वैज्ञानिक ही आपस में समझते हैं। लेकिन उसके बाद जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, वो कैसे आएगा? उसके लिए शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है, उन विज्ञान लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका है जो पुस्तकें लिख रहे हैं। वो पुस्तकें लिख करके अर्ध तकनीकी भाषा हो जाती है, उसको इतना सरल वो करते हैं कि विज्ञान भी बना रहे और भाषा भी थोड़ा सरल हो जाए, ताकि विद्यार्थी नए उसको समझ सके, क्योंकि उनकी विज्ञान की पूरी ट्रेनिंग अभी नहीं, वो वैज्ञानिक नहीं है, तो वो अर्ध तकनीकी भाषा में उनको समझा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में या दुनिया के तमाम देशों में करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये दोनों ही भाषाएं नहीं जानते, तकनीकी और अर्ध तकनीकी। उनकी एक आम लोगों की भाषा है, उनकी अपनी भाषा है। आपको बताऊं, मैं सन 1932 में, आप लगाइए, सुधा में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक लेख लिखा, विज्ञान और विज्ञान पत्रकारिता। विज्ञान और विज्ञान पत्रकारिता में वो तब लिख रहे हैं 1932 में कि विज्ञान लेखकों और विज्ञान पत्रकारों के लिए ये आवश्यक है कि वो सर्वसाधारण की भाषा का प्रयोग करें और सर्वसाधारण की भाषा के शब्दों को लेके विज्ञान लिखें, ताकि उसको वो लोग समझ सकें। ये बहुत जरूरी है। ये निराला लिख रहे हैं, जो कि एक साहित्यकार थे, लेकिन वो साथ में ही वो एक पत्रकार की हैसियत से, एक संपादक की हैसियत से, एक लेखक की हैसियत से लिख रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है। तो तथ्यों में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करनी। रोहित जी, तो अब हम अपनी जो ये चर्चा है, हमने विज्ञान पर, विज्ञान के लेखन पर मोटी मोटी बातें अभी की हैं यहाँ पर। तो आज का जो जी विषय हमारा है वो क्यों जरूरी है विज्ञान लेखन, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में हमारी जो हमने जो अपनी बातें शेयर की थी, उसमें हमने लिखा भी था कि विज्ञान लेखन क्यों जरूरी है, इसको हम थोड़ा सा और विस्तृत इसके फलक में समझेंगे। हम कुछ और भी चीजें इसमें जोड़ रहे हैं। उसमें से एक बहुत बुनियादी चीज ये है जिस पर आज हम सबसे ज्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं, वो है कि किसी भी भाषा में, जो अलग अलग देश में, हमारे देश में कई भाषाएं हैं या पूरी दुनिया भर में जितनी भाषाएं हैं, उनका जो अपना साहित्य है, उसमें विज्ञान लेखन की अहमियत क्या है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें और फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जी, भारतीय भाषाओं की बात करता हूं। बाकी देशों में, विकसित देशों में जो भाषाएं हैं, फ्रेंच है या जर्मन है, इटालियन है या रशियन है, उनमें विज्ञान बहुत कुछ आया है। और जापानीज है, चाइनीज है, इन सब देशों में अपनी भाषाओं में विज्ञान बहुत रचा गया है, और वहां अपनी उसी भाषा में विज्ञान का अध्ययन हो रहा है। तो इसलिए कहीं अधिक जो इस आपके प्रश्न की गंभीरता है, वो हमारे देश की भाषाएं जो है, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, उन पर कहीं ज्यादा लागू होता है। इसलिए लागू होता है कि हमारे यहाँ अभी भी एक आम जन को चीजों की सच्चाई के बारे में पता नहीं रहता है। चीजों की सच्चाई, जिसको मैं प्रकृति के गूढ़ रहस्य बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जो कुछ आ रहा है प्रकृति से आ रहा है। हम हर चीज को जो समझ रहे हैं विज्ञान में, वो प्रकृति से आ रही।
तो उस चीज को समझने के लिए हम, तथ्य हैं हमारे पास, निष्कर्ष हैं हमारे पास, लेकिन आम जन को हम उस तरीके से नहीं बता पा रहे हैं जिससे कि लोग उसको समझ सकें। मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि लोग जैसे इतना कोरोना पर लिखा गया लेकिन वायरस के बारे में नहीं जानते, वो वायरस ही नहीं, हाथ धोने चाहिए इसके बारे में भी पता नहीं होता है। पानी हमें बिल्कुल साफ छान कर या उबाल कर पीना चाहिए, उसके बारे में नहीं जानते। या तमाम दुनिया भर के अंधविश्वास है, उनके बारे में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि विज्ञान उनके पास तक उनकी भाषा में नहीं पहुंचा है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम उनकी भाषा में लिखें और उनको उस वो भीड़ बनने से बचाएं जिसके लिए एक और दाभोलकर हुए हैं। एक दाभोलकर साहब तो वो तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए ही पूरा अपना जीवन देकर शहीद हो गए। एक डॉक्टर दाभोलकर दूसरे हुए हैं, दत्त प्रसाद दाभोलकर। वो केमिकल इंडस्ट्री में थे और डायरेक्टर थे, बहुत जाने माने व्यक्ति। वो महाराष्ट्र में, मैं मराठी की बात कर रहा हूं, उनको मराठी अखबार के जाने माने संपादक ने कहा कि आप समाज के लिए विज्ञान लिखिए और लोगों में चेतना जगाइए, आप जागरूकता लाने के लिए लिखिए, एक कॉलम रेगुलर लिखिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉलम लिखूं, क्या कॉलम का नाम क्या रखना चाहिए हमें? उन्होंने कहा कि उसका बहुत अच्छा नाम जो है ये हो सकता है विज्ञानेश्वरी। विज्ञानेश्वरी क्यों? क्योंकि संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञान का संदेश दिया था। उन्होंने ज्ञानेश्वरी में सारा ज्ञान जैसे दिया है, आप विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए उसका नाम विज्ञानेश्वरी रखते हैं। और क्योंकि लोग उससे एकदम जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, विज्ञानेश्वरी जो है वो ज्ञानेश्वरी तरह का सुनाई दे रहा है। उन्होंने लिखा और 2-3 सालों तक वो लगातार कॉलम चलता रहा और वो तमाम चीजें लिखते रहे। उनकी वो किताब, एक संकलित उनके लेखों का संकलन छपा, जो संयोग से हिंदी में भी अनुवाद होके भारतीय ज्ञानपीठ से छपा। उसमें जो किताब की शुरुआत है, उसके पहले लेख में उसमें 2-3 लाइनें दी हुई हैं, वो उसका पूरा मकसद बता दे। वो विज्ञान का जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर है कि एक आम जन को कैसे मिले और उनमें क्यों चेतना आए। उन्होंने लिखा हुआ है उसमें, कोई भी हाँक ले जाए कहीं, कोई भी हाँक ले जाए कहीं, ऐसी भेड़ बकरियां मत बनना, मत बनना, मत बनना। यहां से किताब शुरू होती। जब पता नहीं है तो कुछ भी कहा जा सकता है, और वो जिसको उसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो उसको सुनकर वैसे ही चल रहे हैं। गाय पर हाथ फिराकर कैंसर का इलाज हो जाता है। तमाम बहुत बड़ी संख्या है हमारे देश में जो इस पर भी विश्वास कर लेते। ग्रहण लग रहा है, इस समय पानी फेंक देना चाहिए क्योंकि उससे पानी दूषित हो जाता है। उस समय जन्म लेने वाले बच्चे गर्ना हो सकते हैं, ग्रहण का असर पड़ सकता है। ये तमाम तरह के जो अंधविश्वास समाज में डाले गए, वो उन्हीं को फॉलो कर रहे, उन्हीं को मान रहे, क्योंकि सच उनके पास तक नहीं पहुंचा। वो सच तब पहुंचेगा जबकि उनकी भाषा में जाए। मैं आपको बताऊं, भाषा भी हिंदी के ही समाज में आप दे रहे हैं। एक किसान है मान लीजिए, उसको एक मिट्टी की जांच के लिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको, एक लेख आता है मेरे पास। मैं विज्ञान के एक किसान, भारतीय कृषि विज्ञान की पत्रिका का संपादक था, तो तब मेरे पास एक लेख आया। वो शुरू ऐसे होता था, प्रखंड से मृदा का प्रतिरूप एकत्र कर मृदा परीक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित कर देना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो समझ में कैसे आएगा, नहीं इसमें क्या गलत क्या है? मैंने कहा सर गलत कुछ नहीं है, वाक्यों का गठन भी ठीक है, व्याकरण भी ठीक है, शब्द सब सही आ रहे हैं, लेकिन अर्थ नहीं है। ये दे आर नॉट कन्वेइंग एनीथिंग, ये कुछ भी नहीं बता नहीं रहे हैं। तो कैसे फिर कैसे होगा? मैंने कहा इसको दूसरे अंदाज में कहते हैं। मान लीजिए आप ऐसे कहते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी उठाइए, हथेली पर फैलाइए, उसे देखकर क्या आप उसके गुणों के बारे में बता सकते हैं? नहीं जनाब, बाहर से देखकर तो आदमी तक के गुणों का पता नहीं लगता, फिर बेचारी इस मिट्टी की तो बिसात ही क्या है।
लेकिन ये वैज्ञानिक कहते हैं कि मिट्टी में कई गुण होते हैं। इनका कहना है कि ये तेजाबी होती है, ये खारी होती है, ये ऊसर हो जाती है, ये उपजाऊ भी हो जाती है। अब कुछ समझ में आने लगा है, देखिए। तो इसलिए इसको ऐसा रूप दीजिए कि वो आदमी जो इस भाषा को समझ रहा है, वो इन शब्दों को समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। ये प्रखंड और इसमें प्रेषित और ये सब नहीं समझ रहा है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम एक जिस वर्ग के लिए, जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं, बच्चों से लेकर, भारत में तो बच्चे और आबाल वृद्ध सभी एक समान हैं, क्योंकि विज्ञान इस तरह से उनको पढ़ाया ही नहीं गया है। इसलिए हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं या वृद्धों के लिए लिख रहे हैं, वयस्कों के लिए लिख रहे हैं, वो सब एक सा ही है। इसलिए आसान भाषा में होना जरूरी है। जैसे मराठी में मैंने बताया, ऐसे बांग्ला में है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमीज, पंजाबी, और ये तमाम भाषाओं में विज्ञान इसी तरह से समाज में जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक लोग गलतफहमी में रहेंगे, अंधविश्वासों को मानते रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि सच क्या है। वो सच बताने के लिए हमें उनकी भाषा में विज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीय भाषाओं में विज्ञान लिखा जाना, और कैसे लिखा जाना, जैसे मैंने पहले बताया, वो उस आसान, सरल, सरस और रोचक भाषा में लिखा जाए, वो किस्से कहानियों की तरह से रोचक हो, ताकि उसका आनंद ले सकें और उसके माध्यम से वो विज्ञान के सच तक पहुंच सकें, विज्ञान का सच उन्हें मालूम हो। विज्ञान का सच हालांकि एक अल्टीमेट नहीं होता, एक अंतिम सच नहीं होता है, जैसा बताया मैंने पहले, कि वो खोज निरंतर चलती रहती है। हो सकता है कल उसे आगे की कोई बात पता लग जाए। तो हाँ, इसी इसलिए क्रम में भारतीय भाषा, हमने ये भी देखा है कि जिन जी भाषाओं में हमने मतलब अगर हम मोटे तौर पर अगर हम इस बात को समझें, या जो जी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि पुख्ता भी हैं, कि जिन भाषाओं में ज्यादा विज्ञान लिखा गया है, या ये विज्ञान और विज्ञान सम्मत या वैज्ञानिक चेतना के साथ लिखा गया है, हम ओवरऑल देखते हैं कि उस समाज का अपना पूरा व्यवहार भी ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ होता है। हम इसके लिए थोड़ा सा, हम अगर थोड़ा सा देखना चाहे तो यूरोपीय उन समाजों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे जिन भाषाओं में ज्यादा विज्ञान है या ज्यादा वैज्ञानिक चेतना के बारे में, या ज्यादा वैज्ञानिक चेतना के साथ लिखा गया है, उन समाजों का ओवरऑल जो अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो भी ज्यादा वैज्ञानिक होता है। तो इस बात से क्या ये बात बिल्कुल जुड़ती है कि जिस तरह से अगर जिन भाषाओं में विज्ञान कम लिखा जा रहा है, या विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना के साथ कम लिखा जा रहा है, उन भाषाओं में, उन समाजों में भी हमें वो चीजें दिखाई देती हैं कि वहां सामाजिक, जो ओवरऑल सामाजिक चेतना है उसमें भी वैज्ञानिकता की कमी है। मैं जो विदेशी भाषाएं हैं या विदेशी समाज है उसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन भारतीय समाज के बारे में पता है, भारतीय भाषाओं के बारे में पता है। मैं आपको बताऊं कि जो सबसे अधिक विज्ञान लिखा गया है हिंदी में, सन 1840-44 के आसपास से विज्ञान लिखना शुरू हुआ। तब देश आजाद नहीं था, इसके बावजूद हिंदी में लेखन शुरू हो गया था। उसकी उसकी बात बाद में करेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ा। इसी तरह से मराठी में बहुत विज्ञान लिखा गया, और मराठी में आगे चलकर डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जैसे वैज्ञानिक भी आए, जो विज्ञान लिखते हुए और विज्ञान कथाएं लिखते हुए अंतरराष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक विज्ञान कथा लेखक भी बने। उनके उनकी कहानियों के माध्यम से तमाम मराठी में विज्ञान पहुंचा। इसके अलावा मराठी भाषा में बहुत बड़ी संख्या विज्ञान लेखकों की, विज्ञान कथा लेखकों की रही। ये अध्ययन का विषय होगा, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, कि जो यूरोपीय समाज में या अमेरिकी समाज में या अन्य जगह होगा, तो वो थोड़ा सा मुझे संदेह है उस पर, क्योंकि अमेरिका में जो हालत इस समय दिखाई दे रही है, उस समाज का क्या हुआ? उसको तो विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए था। क्या सचमुच लोगों के पास विज्ञान पहुंचा है? क्या यूरोपीय देशों में, जहां इटली में जो हालत हुई, या कुछ अन्य देशों में जहां जहां बुरी हालत हुई, ब्राजील की जो हालत होती है, क्या उस भाषा में इतना विज्ञान आम जन के पास तक पहुंचा है कि वो समझ सकें? या सालाना जो जो खर्च है वो हमारे देश का भी और तमाम उन देशों का भी, जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है
विज्ञान के प्रसार के लिए, विज्ञान आम जन तक पहुंचाने के लिए, क्या उसका कहीं पर किसी तरह का उसका ऑडिट भी होता है? ऑडिट मॉनिटरी टर्म्स में नहीं कह रहा हूं मैं मैं विषय के को ऑडिट करने की बात कर रहा हूं कि विषय का प्रभाव कितना पहुंचा है। क्या ओपिनियन पोल्स लिए गए हैं हमारे यहाँ विज्ञान के? बिल्कुल नहीं लिए गए हैं, कतई नहीं लिए गए। उस तरह का कोई अध्ययन ही नहीं हुआ है। तो गया कहां वो? आज की तारीख में मैं मराठी की बात कर रहा था और महाराष्ट्र नंबर 1 पर चल रहा है जो सबसे अधिक संक्रमित लोग हैं। तो लोगों को तो सतर्क होना चाहिए था, क्या कारण है? तो ये अध्ययन का विषय होगा। दिल्ली बहुत अधिक यहाँ पर केस हैं, जबकि यहाँ पढ़ा लिखा समाज सबसे अधिक है और विज्ञान शायद उसने सबसे अधिक पढ़ा समझा होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से और प्रिंट माध्यम से विज्ञान उसको मिल रहा है। फिर वही बात आती है कि मिल रहा है, क्या वो ऐसा तो नहीं इतना गरिष्ठ है जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है और एक आदमी उसको देखता है और किनारे रख देता है और एक जासूसी उपन्यास पढ़ने लगता है? क्यों नहीं उस तरह की एक रोचकता उस विज्ञान में होती कि वो उसको न छोड़ सके? क्यों नहीं हमारे यहाँ साइंस फिक्शन जो है, विज्ञान कथाओं को लगातार बढ़ावा क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं लोग विज्ञान कथाओं के पाठक लगातार बढ़ते बढ़ते वो एक ट्रेंड क्यों नहीं बना? मराठी में बना है, बांग्ला में बना। बांग्ला में शुरुआत में सन 1889 में आपको बताऊं मैं, सबसे पहले जगदानंद राय की एक कहानी छपी थी, शुक्र भ्रमण। शुक्र भ्रमण छपी और उसके बाद एक हेमलाल करके थे, हेमलाल दत्त, उनकी कहानी छपी और उसके बाद आचार्य जगदीश चंद्र बसु की छपी। आचार्य जगदीश चंद्र बसु के कई लोग, क्योंकि वो महान वैज्ञानिक थे, तो उनकी कहानी को प्रथम बताते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। बंगाल में बहुत काम होता है, शोधार्थियों ने बहुत मेहनत करके वहां पर अपने पहले वैज्ञानिक जो साइंस फिक्शन था उसका पता लगाया है और उन लोगों ने खोज करके और अनुसंधान करके ये चीजें सामने लाए हैं। तो इसलिए जो है वहां बहुत जागरूकता होनी चाहिए थी। और बंगाल का इतिहास आपको मालूम है, आजादी से पहले की क्या हालत थी। तमाम वहां पर से अंधविश्वास दूर हुए निश्चित तौर पर। लेकिन आज की तारीख में जितना विज्ञान वहां के लिटरेचर में है, वहां के पत्रिकाओं में और वहां के अखबारों में, सब उसके माध्यम से क्या पब्लिक में उतनी जागरूकता आई है? तीसरे नंबर पर आपको आश्चर्य होगा सुन के, तीसरे नंबर आसाम है। असम में अद्भुत कार्य हुआ है। आप असमीज भाषा में आइजैक एसिमोव के तमाम ग्रंथों की सीरीज पढ़ सकते हैं। आप आर्थर क्लार्क को पूरा पढ़ सकते हैं जो असमी भाषा में आपको मिलेगा। वो काम हिंदी में नहीं हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पंजाब में पंजाबी में लोग काम कर रहे हैं और विज्ञान की तमाम चीजें अपने समाज में उसमें ला रहे हैं। इसके बावजूद क्या वो वैज्ञानिक चेतना उस तरह की आई है? ये थोड़ा सा संदेह होता है कि विज्ञान जिस तरह पहुंचना चाहिए और जितना इफेक्टिवली पहुंचना चाहिए था उतना शायद नहीं पहुंच रहा है। हम अगर सेमिनार कर ले रहे हैं, अगर हम जो है यात्राएं करके और अच्छे ऑडिटोरियम्स में सेमिनार करके इतिश्री बांध ले रहे हैं, तो वो तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो आम जन तक विज्ञान नहीं गया। क्या हम इसके लिए फोक माध्यम ले रहे हैं? क्या हम इसके लिए परंपरागत माध्यम ले रहे हैं? क्या हम उन लोगों के बीच जाके ये सब समझा रहे हैं? अभी एक आयुर्वेदिक दवा आती है और अचानक हंगामा मच जाता है कि कोरोना कोविड-19 की दवा आ गई है, आ गई। और कहां अस्पतालों का 5, 10, 15 लाख रुपए तक का खर्चा और कहां केवल 200-400 रुपए में अगर दवा मिल रही है। कितना बड़ा एकदम से जलजला आ गया लोगों में कि देखो ये हो। लेकिन साइंटिफिक मेथड क्या अपनाई गई? क्या प्रयोग, परीक्षण, अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष, क्या ये तरीका अपनाया गया? ये तो कहीं नहीं अपनाया गया। क्यों नहीं इतना? जैसे आपने भी बीच में सुना होगा, मैं उदाहरण के रूप में वही देना चाहूंगा, इसमें किसी मतलब कोई पॉलिटिकल या कोई सामाजिक या किसी संप्रदाय के वाली बात नहीं। बात यह है कि हम कहते हैं गोमूत्र बहुत अच्छा है या गाय का गोबर बहुत ही चमत्कारी दवा है।
इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। जो लोग कह रहे हैं वो केवल एक एक महीने का, 2 महीने, 3 महीने का, जो भी है, जितना भी वो तय करें, रजिस्टर रखें, पूरा डेटा तक कलेक्ट करें, एक वैज्ञानिक तरीके से करें, और उसमें दिन में माना 3 बार गोमूत्र की डोज देनी है, और रोग ठीक कर रहे हैं, रोगी है वहां, और उन पर प्रयोग हो रहे हैं, 150 लोगों पे प्रयोग चल रहा है, 3 महीने बाद उस रिजल्ट को निकाला जाए, और उसके बाद वही प्रयोग, परीक्षण और अवलोकन, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद निष्कर्ष, व्याख्या, निष्कर्ष, इस तरीके से उसको लाया जाए तो अपने आप ही वो वैज्ञानिक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता? अगर कैंसर के दवा गोबर गाय का है तो फिर उसके तो प्रयोग होने चाहिए, और प्रयोग के लिए जहां से कहा जा रहा है वहां पर बहुत बड़ी संख्या फॉलोअर्स की है, शिष्यों की है। शिष्य लोगों को 100 लोग वॉलंटियर्स आ जाने चाहिए स्वयंसेवक सामने, कि हमारे लगाइए 3 महीने 6 महीने गोबर लगा करके, हमें गुरुजी ये रोग है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये चीज एक तो अवैज्ञानिक तरीके से हमारे यहाँ कोरोना के पता लगा के खिलाफ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, ताबीज बन रहे हैं, आदमी ताबीज पर बस अचूक है, इससे तो कोरोना होगा ही नहीं, क्योंकि वायरस की जानकारी नहीं है, उसकी मारक क्षमता की जानकारी नहीं है, वह हम नहीं पहुंचा पाए। उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम विज्ञान के सच को आम लोगों तक पहुंचाए, उनकी अपनी भाषा में पहुंचाएं, उस सरल, सहज और रोचक भाषा में पहुंचाएं, उसकी तमाम शैलियों में पहुंचाएं, हम लोकगीतों में पहुंचाएं, हम लोक कथाओं में पहुंचाएं, हम उनके मेलों में पहुंचाएं, हम उनके घरों तक पहुंचे, और वो सारी चीज नहीं, उसको जटिल पाठ बना करके और जटिल इंफॉर्मेशन का रूप दे करके न जाए। हम उसको जनजीवन से जोड़ दें, हम जन संस्कृति से जोड़ दें। जब तक ये नहीं होगा तब तक विज्ञान आम लोगों तक पहुंचेगा कैसे? चेतना पैदा तब होगी, जागरूकता तो तब आएगी जबकि उनके पास विज्ञान उनके समझने लायक भाषा में पहुंच सकेगा। रोहित जी। हम एक और सवाल अभिनव का ही फिर से लेते हैं जी। यहाँ पर ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं कि आप विज्ञान और तकनीक में कैसे अंतर करते हैं, क्योंकि विज्ञान और धर्म में बुनियादी विरोध है, पर तकनीक तो धर्म और अंधविश्वास के साथ मिलकर अवैज्ञानिकता को प्रोत्साहित करती नजर आ रही है। और खासकर इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप जैसी एक टेक्निकल चीज और जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने देखा है कि अवैज्ञानिक चेतना को या र्यूमर्स को या अफवाह को या बहुत ही एक तरह से अनसाइंटिफिक तरीके से जो नॉलेज जो कि नॉलेज है ही नहीं असल में, जो इंफॉर्मेशन हैं उनको के प्रसार का टूल बन गया। तो जो ये कंट्राडिक्शन है जिसके बारे में अभिनव ने अपने सवाल में पूछा है, आप इसे कैसे देखते हैं कि आप विज्ञान और तकनीक में क्या अंतर है? साइंस क्या तकनीक से किसी तरह अलग है? जी जी, इसमें बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। विज्ञान और तकनीक, उनकी परिभाषा अपनी जगह है, लेकिन उनमें फीड कौन कर रहा है? उनमें फीड को जो कर रहे हैं वो हम जैसे सामान्य मनुष्य हैं जो फीड कर रहे हैं। तकनीक अपने आप में कुछ नहीं दे रही है। हम मोबाइल पे जो कुछ आपको बता रहे हैं वो मोबाइल नहीं बता रहा है, वो कंप्यूटर पे जो कुछ आपको बता रहे हैं कंप्यूटर नहीं बता रहा है। टेक्नोलॉजी और विज्ञान का पहले अंतर की बात जो हो रही है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। विज्ञान एक पूरी प्रोसेस, जो साइंटिफिक मेथड से अर्जित जो ज्ञान है, तथ्यपरक विशेष ज्ञान है, वो विज्ञान है, और वो अनुसंधान से, शोध कार्यों से उनसे प्राप्त होता है। जब उस अनुसंधान कार्य से प्राप्त जो परिणाम है उनका उपयोग एक व्यावहारिक उपयोग होने लगता है, जो प्रैक्टिकल यूज ऑफ साइंस, ऑफ ए डिस्कवरी, ऑफ ए फाइंडिंग, वो टेक्निक बन जाती है। हम उसका व्यावहारिक उपयोग करने लगे। जब टेलीविजन का एक आविष्कार किया गया, उस समय नहीं पता था कि इसका समाज में कितना बड़ा भूमिका हो जाएगी। हमें बहुत एक कार में बमुश्किल ले जाने लायक मोबाइल का जो है, पहला मोबाइल, क्योंकि कार में ले जाया गया था इसलिए वो मोबाइल कहलाया, वो मोबाइल था। और आज हम जेब में रखे हुए और मोबाइल को ले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अपनी जगह आ गई। अब सवाल ये है कि विज्ञान अपनी जगह,
विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग टेक्नोलॉजी बन गया, प्रौद्योगिकी बन गई। उस प्रौद्योगिकी में और विज्ञान में संयोग से यही अंतर हो गया है जो एक गृहिणी में और एक उसमें ग्लैमर में जो है रहने वाली एक किसी मतलब जो है किसी हीरोइन या किसी का वो, क्योंकि एक ग्लैमर वाला उसके प्रति लोगों में कहीं ज्यादा जिज्ञासा है, उसको कहीं ज्यादा लोग देख समझ रहे हैं। कुछ इस तरह का अंतर हो गया। विज्ञान जो कुछ दे रहा है उसके व्यावहारिक उपयोग के लिए जहां पर जा रहा है, तो व्यावहारिक उपयोग में उसके बाद उपयोग उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। टेलीविजन का ये उपयोग थोड़ा ही था कि आज कुछ भी अनर्गल हम उस पर बोल सकते हैं। हम देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, हमारे ऊपर कोई नियंत्रण ही ना हो। मैं सुन रहा था, एक चैनल से बताया जा रहा था कि आम जन को, सामान्य लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन दिनों पड़ोसी देश के साथ परमाणु बमों की बात हो रही थी, और एक चैनल का एक मुख्य जो है उनका संपादक बोल रहा है, और वो कह रहा है कि लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर परमाणु युद्ध हो रहा हो तो उन्हें घरों के अंदर रहना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ये ज्ञान है तो टेक्नोलॉजी तो वहां इतनी समर्थ टेक्नोलॉजी है, तकनीक जो है जिसने हमें इतना समर्थ जो है वो टेलीविजन दिया है। टेलीविजन सेट पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें फीड कौन कर रहा है? जो फीड कर रहा है वो कह रहा है कि परमाणु बम जब गिर रहे हो तो घर के अंदर रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं कि दसियों पचासों किलोमीटर तक के पूरे पहाड़ उड़ जाएंगे, पूरी धरती बंजर हो जाएगी, सारी घास और मकान सबका सब मटिया मेट हो जाएगा, लोग राख हो जाएंगे, कोई जीवन ही नहीं रहेगा, चाहे वो वनस्पतियां हो, पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, कीट पतंगे हो या जीव जंतु हो, उसको यही नहीं पता। तो हम तकनीक में फीड क्या कर रहे हैं? हम तकनीक के माध्यम से जानकारी समाज को दे क्या रहे हैं? ये कहीं ज्यादा जरूरी है। इसलिए विज्ञान और तकनीक के अंतर को समझते हुए तकनीक का एक नियंत्रित उपयोग, नियंत्रित माने एक सच को सच के रूप में ही उसको जाने देना चाहिए। हम अगर तमाम चैनलों पर, हम अगर आज से 300-500 साल पहले की चीज, हम राक्षसों की बात कर रहे हैं, मतलब वो राक्षस आ रहे हैं सारे। आपका बच्चा जो कल को, आप ये सोचिए, मतलब कई बार बड़ा दुख होता है कई बार दुख ये होता है कि विकसित देशों का बच्चा जिस समय ब्रह्मांड के बारे में सोच रहा है, वो सौरमंडल के पार के अनजान ग्रहों की सपने देख रहा है कि कभी मैं भी वहां जाऊंगा। और हमारे यहाँ वो बच्चा जो है वो गोमूत्र के बारे में सोच रहा है। हमारे यहाँ वो बच्चा जो है उन तमाम चीजों के बारे में सोच रहा है कि किताब में कुछ लिखा है और घर में कुछ बताया जा रहा है, ग्रहण से पानी खराब हो जा रहा है, खाना नहीं खाना चाहिए, ये चीजें देख रहा है। तो हम उसको क्या बता रहे हैं? हम अगर उसको राक्षसों की कहानियां बता रहे हैं, राजा रानी तक की कहानियां बाल साहित्य में से गायब हो गई, क्योंकि राजा रानी है ही नहीं। बच्चा पूछता है कि अच्छा ये राजा कौन है, अच्छा ये कहाँ है आजकल, राजा रानी राजकुमार कुछ भी नहीं। तो बच्चों को जब हम एक बाल साहित्य में पूरा इस तरह से फीड कर रहे हैं कि उनको गलत जानकारी न दी जाए, साहूकार गायब हो गए, जमींदार गायब हो गए, तो उनके बारे में हम लौट के 300-500 साल पीछे जाकर के फिर से बताने लगे कि बड़े बड़े नाखूनों वाले, दांतों वाले और क्रूर राक्षस आ रहे हैं, या ऐसे अचूक कहीं पर भी वरदान दिया जा रहा है और कोई भी दुखी जो है, कोई भी गरीब, गरीबी मिट जा रही है, कोई भी दुखी बीमार जो है उसका इलाज हो जा रहा है। व्यावहारिक रूप से उनके दिमाग को इतना, मतलब उनके दिमाग को अफीम जैसे चटा दी गई वो समझ ही नहीं पा रहे, वो उन्हीं राक्षसों की दुनिया में खो जा रहे, वो उन्हीं काल्पनिक देवी देवताओं की दुनिया में खो जा रहे। हमारे पूर्वजों ने बहुत उर्वर कल्पनाएं की, कई देशों में उन उर्वर कल्पनाओं को लेकर के साइंस फिक्शन आगे जाके रचा गया और वो आज की दुनिया से मैच करता है।
उन्होंने उन माइथोलॉजी के तमाम प्रतीकों को लेकर के आधुनिक प्रतीकों में बदल करके साइंस फिक्शन, बहुत ही सफल साइंस फिक्शन बना डाला। लेकिन हम उन्हीं प्रतीकों की ओर अपने बच्चों को सबको वापस ले जा रहे हैं। वो उन राक्षसों की खोज करता है कल को लेकर के। जब दूसरा बच्चा कहीं सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की खोज के सपने देख रहा है, हमारे यहाँ का बच्चा उन राक्षसों को देखने और उनको मारने की बात सोच रहा है। बताइए कहां से वो तकनीक के पास तो सब कुछ था। अगर उस तकनीक में हम सही ढंग से बताए होते, अगर उसको बताया जाता कि बेटे आज राक्षस नहीं होते हैं, बिटिया ये जो है झूठ बोला जा रहा है, ये राक्षसों की जगह पर हम क्यों नहीं उनकी कहानी। अभी मैं बीच में एक जगह बच्चों को कहानियां सुना रहा था और उनको मैंने वैज्ञानिक अन्नामणि की कहानी सुनाई। वो चकित रह गए, शायद हम में से बहुतों को भी नहीं मालूम है कि मौसम वैज्ञानिक जो आज उपकरण इस्तेमाल इस देश में हो रहे हैं, उन सबको ईजाद करने में जो योगदान है सबसे बड़ा, वो अन्नामणि का है। और वो अन्नामणि सारी जिंदगी खादी पहनती रही, वो खादी में रही। वो अन्नामणि जब केवल 8 साल की थी, अपने स्कूल की सारी मलयालम की पुस्तकें उसने पढ़ डाली। वो अन्नामणि जिसको 8 साल का जब बर्थडे उसका मनाने लगे, माता पिता ने कहा कि बेटे देखो हम अपनी बच्चियों को हीरे के कर्णफूल देते हैं डायमंड लगे हुए, तो इस बार तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी 2 दीदियों को दे दिया है, इस बार तुम्हारे लिए कर्णफूल बनाएंगे। उसने कहा नहीं मुझे कर्णफूल नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका चाहिए। उसके लिए ब्रिटानिका के सारे वॉल्यूम खरीद के लाए गए और अन्नामणि ने 12 साल का होते होते इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी सारा पढ़ डाला। उसने अंग्रेजी की सारी पुस्तकें अपनी लाइब्रेरी में पढ़ डाली। एक बच्ची वो भी तो तैयार हुई, और हम उसके बारे में, हमारी किताबों में तो कहीं नहीं है, हम तो उसके बारे में जानते ही नहीं है कहीं। उसके बाद किस तरह वो विदेश गई, किस तरह उसने कितने महत्वपूर्ण शोध कार्य किए, वो तो पूरी लंबी कहानी है। लेकिन हम क्यों नहीं इन सारी जो सच की कहानियां हैं, अगर हम भूत प्रेत और राक्षसों की जगह पर अन्नामणि की कहानी दिखाते हैं, उसके संघर्ष के साथ, उसके बचपन के साथ, इस पर क्यों नहीं एक बहुत अच्छा सीरियल तैयार होता है? क्यों नहीं उस सीरियल को देख करके अरे इसने, लड़की ने ये कर डाला। एक लड़का जिसके पैर में जूते नहीं हैं और वो 12th में पढ़ रहा है, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, और उसके पास पैसे नहीं नाव के देने के लिए, और वो कंसाई नदी को तैर के पार कर रहा है। वो 8वीं कक्षा पास करने के लिए अपने भाई के पास के साथ जाता है और एक डॉक्टर से आज्ञा लेता है, उसके यहाँ रहता है और उसकी गाय की सेवा करता है। गाय को चारा खिलाता है, नहलाता धुलाता है, सफाई करता है, गोबर हटाता है सब, और अपने लिए खाना बना के खुद अपने बर्तन धोता है। और आगे आकर के जो है वो मेघनाथ साहब बन जाता है। वो धरती पर रहते हुए तारों का अध्ययन करने की तकनीक खोज लेता है। वो धरती पर से ही ये बता देता है कि तारों से जो प्रकाश आ रहा है उसमें उन तत्वों के हस्ताक्षर हैं। उसकी वो रेखाएं पढ़ करके उन तारों में मौजूद तत्वों को हम जान लेते हैं। आज हमें कैसे पता लगता है कहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है, कहाँ कैल्शियम और कहाँ कॉपर और कहाँ आयरन है कि नहीं है। वो तारों के भीतर क्या है उसके प्रकाश से पता करने की, ये वो लड़का जो कि एक गरीब घर में जहां पर और गाय की सेवा करता हुआ कक्षा 8 पास करके आ रहा है, बिना जूते के जो है वो स्कूल जा रहा है, उसके पास खर्चा नहीं है। तो हम क्यों नहीं इन पर, हमारे पास क्यों नहीं आता है? क्यों हम ऐसी जानकारी फीड कर रहे हैं कि हमें जब परमाणु बम गिर रहे हो तो हमें घर के अंदर रहना चाहिए? ये कौन सा ज्ञान? तो इसलिए तकनीक बहुत समर्थ है, लेकिन तकनीक में जो फीड किया जा रहा है वो क्या फीड किया जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब एक सवाल हम हमारे पास फिर से एक और सवाल है, वो उसे लेते हैं हम। ये भारती पूछ रही हैं, भारती हमारी सहयोगी हैं। गुणाकर मूले के बारे में उन्होंने लिखा है। गुणाकर मूले ने हिंदी भाषा में विज्ञान लेखन को आसान बनाया है, और उनके अलावा भी कुछ लेखकों के नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हिंदी में बहुत हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर हिंदी की बात होगी, गुणाकर जी हमारे अग्रज थे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी संगत में थोड़ा बहुत रहा। उनके साथ IIT कानपुर में हम लोगों ने एक सेमिनार
साइंस फिक्शन पर, मेरा विषय था साइंस फिक्शन पर, मैंने व्याख्यान दिया था, और उन्होंने भी वहाँ विज्ञान के विभिन्न विषयों पर कई लोग दे रहे थे, उनका अपना व्याख्यान था, तो वहाँ काफी बातचीत करने का मौका मिला। जो आर्यभट्ट आपको मैं अभी बता रहा था उनके बारे में, वो मुझे गुणाकर मुले जी की देन है। उन्होंने मुझे वही बताया था कि सबसे पहले इनसा की लाइब्रेरी में जाके उनसे आप कहना कि मुझे आर्यभट्ट ही चाहिए। मैंने आर्यभट्ट से संबंधित 2 ग्रंथ खरीदे, जिनमें एक आर्यभट्ट ही है और एक उनसे संबंधित अन्य ग्रंथ है। ये जो गाइडेंस है, ये मार्गदर्शन मेरा गुणाकर मुले जी ने की। हाँ, गुणाकर मुले जी का, क्योंकि एक बड़े प्रकाशक ने उनकी पुस्तकें छापी थी और वो बेहद मेहनत से विद्वतापूर्ण विज्ञान लेखन उन्होंने किया, अपनी जिंदगी पूरी उसमें लगाई, बिना नौकरी किए केवल विज्ञान लेखन के बल पर जिए, और उन्होंने बहुत विज्ञान रचा। और उनके माध्यम से, उनकी किताबें पढ़ के कई नई पीढ़ी के लोग आए। हमारे तो लगभग समकालीन थे, हमसे कुछ ही वर्ष बड़े थे, और उनकी पुस्तकें जो हैं, लेकिन जिस जिस सरस शैली, रोचकता और साहित्यिक सरसता की मैं बात कर रहा हूं, वो शैली अलग है। गुणाकर जी के यहाँ तथ्य परक जानकारी, प्रामाणिक जानकारी के लिए वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनका विद्वतापूर्ण लेखन है, और उसके माध्यम से, जैसे मैं आज भी अगर आकाश के बारे में जानना चाहता हूं, और मैं अगर आकाश का अध्ययन करना चाहता हूं, तो मैं उनके आकाश दर्शन पढ़ता हूं, और एक बड़े प्रकाशक से उनकी पुस्तकें बहुत अच्छे मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से छोटे से छोटे पुस्तकालयों से लेकर बड़े से बड़े पुस्तकालयों तक पहुंची। और उन्होंने एक ऋषि महर्षि जो पुराने प्राचीन काल के कहलाते थे, उस मेहनत से उन्होंने विज्ञान रचा। लेकिन उसके बाद जो है, मैं जिस बात को कह रहा हूं कि एक सरसता के साथ विज्ञान का आना, क्योंकि उन पुस्तकों को लेकर के आप आम जन को जाकर के सीधे नहीं पढ़ा सकते, आपको उसे उस भाषा में बदलना होगा, आपको उसकी व्याख्या करके बताना होगा कि देखो ये कहा जा रहा है करके। वो जो सरसता के साथ का विज्ञान लेखन है, उसकी शुरुआत के लिए किया था डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा नाम के विज्ञान लेखक थे, जिन्होंने उस दिशा में बहुत काम किया। डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्भाग्य हिंदी में ये है कि हम विज्ञान लेखक जो हिंदी के जो है, हम अपने अग्रजों को कितना पढ़ रहे हैं, ये बहुत दुखद स्थिति है। हम उनको कितना उनका अध्ययन कर रहे हैं, या हमारे समकालीन जो है उनकी कितनी रचनाएं, उनकी कितनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, क्या हम उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें कुछ समझाने या उनकी त्रुटियां बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक द्वीप बना हुआ लिख रहा है, हर व्यक्ति जो है अपना लिख रहा है और उसी में संतुष्ट है। इस तरह से किसी भी विधा का लेखन वो आगे नहीं बढ़ता है, जब तक कि आपस में एक संवाद न हो, आपस में चर्चा न हो, बहस न हो, और तमाम उसके किस तरह की शैलियों में और किस तरह से हम लिख रहे हैं, एक दूसरे से जब हम बात करते हुए खुद अपने को डेवलप करने की कोशिश न करें, तब तक वो एक तरह का रूखा सा ही साहित्य सामने आएगा, रूखा सा ही लेखन सामने आएगा। गुणाकर मुले जी के बाद मैंने रमेश दत्त शर्मा जी का नाम लिया। साइंस फिक्शन बहुत अच्छा लिखा था, दिनमान में बहुत लिखते थे उस समय, मनोहर वर्मा जी थे। अब उनको लोग आज जानते ही नहीं है, दुर्भाग्य देखिए इतना। मनोहर वर्मा जी ने बहुत लिखा। नंदन के संपादक के जयप्रकाश भारती, उनके तमाम लेख आए। पंकज प्रसून है, आजकल नोएडा में रहते हैं, इतने खूबसूरत लेख लिखे, धर्मयुग से लेकर के साप्ताहिक हिंदुस्तान और सारी पत्रिकाओं में लिखते थे। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं सुखदेव प्रसाद, सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, वो इलाहाबाद में बैठे हुए हैं। उन्होंने इतना विपुल मात्रा में विज्ञान लेखन किया है, और विज्ञान कथा लेखन भी शुरू हुआ। विज्ञान कथा लेखन इस पिछली सदी की शुरुआत से हिंदी में शुरू हो गया था, और उसमें बहुत लोगों का योगदान है। यमुना दत्त वैष्णव अशोक जी थे, जो नैनीताल में एक्साइज कमिश्नर थे, और उन्होंने बहुत बहुत विज्ञान कथा साहित्य रचा। डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र थे, जो कि सीतापुर आई हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, स्वयं में एक डॉक्टर थे, और उन्होंने असली विज्ञान कथा साहित्य रचा, जिनको विज्ञान लोक और
विज्ञान जगत नाम की उस समय की लोकप्रिय पत्रिकाएं थी, हम लोग उनमें पढ़ते थे, उनको लिखते थे उनमें। उन पत्रिकाओं के माध्यम से हम उनको पढ़ते थे। भगवती प्रसाद श्रीवास्तव जी उस समय थे, प्रोफेसर आत्माराम ने भी लिखे पुस्तकें इसमें हिंदी में, स्वामी सत्यप्रकाश थे, उन्होंने बहुत लिखा, रामदास गौड़ बहुत पुराने व्यक्ति, उन्होंने लिखा, तमाम इस तरह के लोग आए हैं। और विज्ञान कथा साहित्य में डॉक्टर अरविंद मिश्रा है, और ये डॉक्टर राजीव रंजन उपाध्याय हैं, डॉक्टर लखनऊ में बच्चों के डॉक्टर हैं डॉक्टर अरविंद दुबे, उन्होंने लिखा हुआ है। उसके अलावा अमित कुमार हैं, गोरखपुर में रहते हैं। प्रज्ञा गौतम है, वो श्री गंगानगर में रहती हैं। ये लोग विज्ञान कथाएं रच रहे हैं। कल्पना कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में है, वो रच रहे हैं। और विज्ञान के एक इस समय के बहुत ही संभावनाशील और बहुत अधिक लिखने वाले मनीष मोहन गोरे हैं, जो विज्ञान कथाएं भी लिख रहे हैं, विज्ञान भी लिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन सब में बहुत काम कर रहे हैं। तो इस तरह से नई पीढ़ी भी तमाम लोग आ रहे हैं। अगर हम उनकी पुस्तकें खोजेंगे, उनके लेख खोजेंगे, तो वो सब मिलेगा। हिंदी में बहुत लिखा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम के का संचालन भास्कर उप्रेती को करना था, तो उन्होंने मुझे कुछ सवालों की लिस्ट भेजी थी। हालांकि वो बहुत लंबे, कुछ मेरे सवाल थे, कुछ उनके सवाल थे। वो एक लंबा, ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है, लेकिन उनका ये सवाल हम ले रहे हैं। आज हिंदी में विज्ञान की क्या स्थिति है, और क्या इसे संतोषजनक कहा जा सकता है जब इतनी विशाल आबादी को विज्ञान की बातें देने का मसला हो? तो क्या हिंदी में विज्ञान की स्थिति आपको कैसी लगती है, और खासकर लेखन की? और उनका सवाल ये है कि जब इतनी विशाल आबादी हमारी है हिंदी की, और उसको विज्ञान की बातें जब बतानी हो, तो ये क्या संतोषजनक है? विज्ञान एक तो अच्छा प्रश्न किन्होंने पूछा है, बताया आपने? भास्कर उप्रेती आज हमारे अच्छा, कार्यक्रम का संचालन करने भास्कर जी, वाले थे, लेकिन हाँ। आज जो है विज्ञान सार्वभौमिक होता है। विज्ञान भारत की अपनी देन है। रमन इफेक्ट जो है, सीवी रमन साहब ने हमारे यहां से दिया था। हमारे तारों के हस्ताक्षर पढ़ने की तकनीक जो है, वो मेघना शाह साहब ने दी। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, आचार्य बसु ने समझाया। आज जिसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से और सारी खोजें करें, सत्येंद्रनाथ बोस से बोसोन कणों के बारे में उन्होंने बताया। सारे वैज्ञानिकों का योगदान है जो भारतीय हैं, और तमाम मतलब पूरी कतार है। तो भारत में एक और तो ये विज्ञान जो इनमें आया है, और साथ में ऐसे लोग जो कि बाहर से आए। जेबीएस हाल्डेन कहते थे मैं तो आर्य हूं, वो आयरलैंड के थे, और वो उनकी आर्मी में रहे, खंदकों में रहकर लड़ाइयां लड़ी, और जीवन के ये जो था करीब आधा जीवन बिताने के बाद वो भारत आ गए थे। कुर्ता धोती पहनते थे, और वो खुलेआम कहते थे कि मुझे एक जाली दे दो, कुछ लोहे के तार दे दो, और कुछ बतखें दे दो। मैं इस देश के लिए जो असली विज्ञान चाहिए, जो एक आम जन के स्थिति को सुधार सकता है, जो समाज में बहुत जागरूकता पैदा कर सकता है, उनकी इनकम बढ़ा सकता है, उनको आत्मनिर्भर बना सकता है, मैं उस तरह का विज्ञान का पक्षधर हूं, और मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने दिखाया। वो भुवनेश्वर में बस गए, और यहाँ आकर के उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। तो इस तरह के भी लोग रहे हैं। एक आदमी ने संकल्प लिया, विवेकानंद के नाम पर उन्होंने कलकत्ता की अपनी रसोई में एक छोटी सी प्रयोगशाला खोली, और विवेकानंद अनुसंधान प्रयोगशाला के नाम से उसको, और आगे चल के उनको रविन्द्रनाथ टैगोर और कई लोगों ने सुझाव दिया कि आप इसको पहाड़ों में ले जाइए, जहाँ की बहुत अच्छा वातावरण रहता है, और कोई एकांत तो रहता ही है, आपको एकांत मिलेगा, साथ में धूल वगैरह कुछ नहीं होता है। वो अल्मोड़ा ले आए, और कुंदन हाउस खरीद करके उस पुराने घर को ठीक ठाक करके उसमें उन्होंने विवेकानंद कृषि प्रयोगशाला का, पर्वतीय कृषि प्रयोगशाला को स्थापित कर दिया। और उसके बाद, और कोई जानता है आज उनको कि उनके पास कौन कौन आते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली पुस्तक अपनी विज्ञान पर लिखी, विश्व परिचय में, और वो उसके परिचय में लिखते हैं, उन्होंने वो डेडिकेट किए, समर्पण किया हुआ है सत्येंद्र नाथ बोस को, जो उनसे वर्षों छोटे थे, यंग थे। वो कहते हैं कि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं,
इसलिए न जाने कहीं मुझसे कोई त्रुटि न हो गई हो, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दें। तो उसके प्रारंभ में उन्होंने लिख रखा है कि मेरे पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जब मुझे डलहौजी ले जाते थे और शाम को बाहर कुर्सी लगाकर जब एक तारा निकलता था, दो तारे निकलते थे और धीरे धीरे तारावलियां पहाड़ों के ऊपर पूरे आसमान पे छा जाती थी, तो तब मेरे पिता मुझे बताते थे कि देखो वो ग्रह है, वो नक्षत्र हैं, तारे हैं, इनमें क्या अंतर है, सब बताते थे। तो मेरे मन में वो सारा आकाश घूमता रहा। उसके बाद पृथ्वी पर जितने तत्व हैं, अणु है, परमाणु है, हवा है, पृथ्वी है, उस सब के बारे में मेरी इतनी जिज्ञासाएं थी कि मैंने ये पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक को आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसको अंतिम रूप देने के लिए वो अल्मोड़ा गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर कुंदन हाउस में रहे और प्रोफेसर बोसी सेन जिन्होंने वो स्थापित की थी पर्वती कृषि प्रयोगशाला, उनके पास उन्होंने उस पांडुलिपि को अंतिम रूप दिया। उसके बाद वो किताब छपी। तो इस तरह के लोग जो डेडिकेटेड लोग थे, जिन लोगों ने विज्ञान पर इतना काम किया, भारतीय तमाम और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो ये विज्ञान हमारे पास भारतीय तो बहुत आया ही आया है। अन्यथा आप ये लगाइए कि सन 60 के बाद मैं सन 65 के उस हल्ले को सुनता था और मैं एक इंटरव्यू लेने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन के पास गया था उनकी कोठी पर कि सर ये कहा जा रहा है कि ये बहुत भयंकर अकाल पड़ने वाला है, क्या अकाल पड़ेगा हमारे देश में? तो तब उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से हम कृषि की जिस तरह से चल रहे हैं, वो अगर हमारा उस तरह की योजनाएं हमारी बढ़ेंगी तो अकाल का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें हुई थी। और उसी दौरान जब डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की टीम ने मैक्सिको में उन्होंने सिमेट संस्था में उन्होंने ड्वार्फ जीन्स तैयार कर लिए और ये सार्वभौमिक विज्ञान होता है। उन्हें जापान में कोई एक बहुत ही छोटे कद का जापान की भूमि में उनको छोटे कद का गेहूं मिला जिसको ले आए और उसके जीन्स को लेकर के यहाँ की जो लंबी किस्में थी उनके साथ ब्याह रचाए, उनके साथ संकरण किए और उसके बाद ड्वार्फ व्हीट तैयार कर दी। वो ड्वार्फ व्हीट जब तैयार हो गया तो पूरी दुनिया में वो ड्वार्फ व्हीट की किस्में फैली और उसके बाद उन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो विश्व को भूखमरी से विश्व की एक बड़ी आबादी को भूखमरी से बचाने में उनके योगदान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये पहली बार दुनिया में हुआ कि किसी कृषि वैज्ञानिक को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और भूखमरी से बचाने के लिए, क्योंकि गेहूं का उत्पादन खुद हमारे देश में किसका अकाल, इतना सरप्लस पैदा होने लगा। हम अपने देश में तराई विकास निगम से बीज पैदा करके, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन से बीज पैदा करके हम तुर्की, बांग्लादेश और कितने देशों में आसपास के उसका बीज सप्लाई करने लगे, क्योंकि हमारे पास उत्पादन खुद इतना होने लगा था। ये सब भारतीय विज्ञान जो हमारे पास हमारी थाती है, हमारे पास विज्ञान मिला। और चूंकि विज्ञान सार्वभौमिक है, विदेशी विज्ञान हमारे पास आता रहा है, क्योंकि विज्ञान किसी एक देश का नहीं होता। वो जब खोज हो जाती है वो आम जन के लिए, सबके लिए होता है। वो पूरे और फिर हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हुए कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने जब वायरलेस का उन्होंने आविष्कार कर लिया, सब जानते हैं उस समय मैकेंजी जो थे वो गवर्नर थे और जिसमें उन्होंने 3 दीवारों के पीछे कमरे में जाकर के उन्होंने वो माइक्रोवेव्स के माध्यम से बाहर पिस्तौल चलवा दी थी, एक उसमें बारूद में आग लगवा दी थी और घंटी बजवा दी थी। ये प्रयोग तो कर चुके थे, तब तो मार्कोनी उसमें तो लाइट में नहीं थे और मार्कोनी खुद जो है आल्प्स की पहाड़ियों में जो है वो सैर कर रहे थे और वहां देख के उसको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। दोनों ने अलग अलग किया, इन्होंने अपनी खोज की, मार्कोनी ने अपनी खोज की और वायरलेस का आविष्कार हो गया। मार्कोनी उससे करोड़पति बन गया क्योंकि मार्कोनी ने उसका पेटेंट बेचा। लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने कहा, आचार्य ने कहा कि ये सभी सर्वसाधारण के लिए है, मैं इस पर पैसा नहीं कमाना चाहता हूं, इसलिए वो हल्के में लिया गया उस तरह। अगर उसका पेटेंट हुआ होता उस समय तो वो आचार्य बोस जो है, आचार्य जगदीश चंद्र बसु जो है वो भी करोड़पति होते, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण नहीं था। इस तरह के भी विज्ञान के तमाम उदाहरण हैं। तो इसलिए विज्ञान तो है और सार्वजनिक विज्ञान, सार्वभौमिक विज्ञान हमारे पास लगातार आ रहा है। सवाल यह है कि हम उसको
हम उसको समाज तक फीड कैसे कर रहे हैं, हम उसको दे कैसे रहे हैं विज्ञान आपने को। इस चीज में क्योंकि अगर उसको सही ढंग से हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो मतलब बून एंड बेन वाली बात होती है, वरदान भी है और लेकिन वो अभिशाप भी बन सकता है। इसलिए उस विवेक के साथ उस विज्ञान का उपयोग करना, हम क्या उसका विवेक के साथ उपयोग कर पा रहे हैं, ये सोचना बेहद जरूरी है। और ये सोचने के लिए बहुत गंभीर दिमाग वाले लोग चाहिए, जो गंभीरता से सोच सकें कि इस देश का भला किसमें है, ये विज्ञान ये हमें एक कहां तक किस तरह से हमें आगे बढ़ा सकता है। आज जो किसानों की सवाल हालत आप देखिए, आज जो सारी सवाल कृषि आपसे कैसी कहां तहस नहस हो चुकी है, एक चीज मैं ऐड जबकि करता हूँ विज्ञान सर। में सब कुछ उपलब्ध है। तो हम्म। हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि सुनियोजित तरीके से हम किस तरह विज्ञान का समाज के हित में उसका लाभ उठा सकें और उन योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचा के उनका लाभ लोगों तक पहुंचा सकें। अच्छा, इसमें एक सवाल जो ये मैंने भास्कर का जो सवाल पूछा था, हालांकि इस बीच में आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए मैंने आपको रोका नहीं। वो सवाल असल में जो भास्कर का जो सवाल है वो शायद इस बारे में पूछ रहे हैं। आपने हिंदी में जो यानी हमारे देश में जो विज्ञान की परंपरा रही, वैज्ञानिकों की परंपरा रही, उस पर बात की। लेकिन भास्कर का सवाल मेरे ख्याल से वो विज्ञान लेखन के संदर्भ में पूछना चाह रहे थे कि हिंदी में जो विज्ञान लेखन है उसकी क्या स्थिति है, और क्या इसे संतोषजनक कहा जा सकता है, जबकि इतनी विशाल आबादी को इसे एड्रेस करना है। तो इस बारे में जी, कि विज्ञान लेखन में पहले जो चर्चा हुई है उनमें हालांकि उस पर भी काफी मैं हाँ, बता रहा था। मैं फिर से आप इसे ब्रीफ उसको रखिएगा बताना क्योंकि चाहता हूं कि हिंदी में अच्छी स्थिति है और नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग विज्ञान को विविध विधाओं में लिख रहे हैं, आम विज्ञान लेखन हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि बड़े बड़े संस्थानों ने पत्रिकाएं बंद कर दी हैं, अखबारों ने विज्ञान देना बंद कर दिया है, अगर मीडिया में विज्ञान का प्रतिशत हम खोजें तो वो बहुत कम मिलेगा। फिर चैनलों में जो है विज्ञान के नाम पर कोई भी एक व्यक्ति बुला के उसके सामने चार जो है उस ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजिस्ट और कोई भी मतलब इस तरह के तंत्र मंत्र वाला भी, उन सबको, ताकि उनमें बहस छिड़े, तमाम हंगामा हो और टीआरपी बढ़ जाए। ये नीति ठीक नहीं है। आप विज्ञान के व्यक्ति को बुला रहे हैं तो विज्ञान सुनिए, आप विज्ञान की बात कीजिए। वो विज्ञान की सूर्य ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तथ्य दे रहा है और तत्काल उसी समय एक आता है, नहीं हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है, ये नहीं। तो ये चीज अगर करेंगे तो फिर उस विज्ञान का अर्थ क्या है, उसका तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए विज्ञान को विज्ञान की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसके लिए हिंदी में नई पीढ़ी के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैंने अभी नाम गिनाए थे। तो उन उन सारे लोगों की ओर से तो आ ही रहा है, इसके अलावा नई पीढ़ी के और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन पत्रिकाओं की संख्या कम होने के कारण और जो कुछ अच्छा मीडिया में बदलता है, जैसे मैं 55 साल से लिख रहा हूं, तो मैं समय के साथ अपने को बदलता रहा हूं। आज मैं अधिकतम लाइव प्रोग्राम दे रहा हूं, बच्चों तक पहुंच रहा हूं, मैं सैकड़ों बच्चों तक विज्ञान की जानकारी दे रहा हूं, मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं जाकर के तमाम प्रदेशों में जाके बच्चों के पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाके व्याख्यान देता हूँ, कहानियां सुनाता हूँ, मैं उनके पास तक विज्ञान की जानकारी दे रहा हूँ। ये बेहद जरूरी है। इसी तरह से जो लोग लिख रहे हैं साइंस फिक्शन, मैंने बताया कि तमाम लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब चूंकि पत्रिकाओं की संख्या कम हो चुकी है, चैनलों में विज्ञान बहुत ही दबा हुआ है। मीडिया में किसी जमाने में दिलीप साल्वी एक बहुत अच्छे विज्ञान लेखक थे अंग्रेजी के और बहुत ही नेक आदमी थे। उन्होंने पता किया था तो इट वाज लेस देन 2%, 2% से भी कम अखबार में विज्ञान होता था। और जबकि उसी अखबार में महिला ने छिपकली को जन्म दिया, गाय के सिर वाला बच्चा पैदा हुआ, ये सब इस तरह की खबरें तो ज्यादा है पता लगा, और विज्ञान कम है। तो मीडिया में भी एक किसी तरह का कम से कम ये समझ तो आनी चाहिए कि हम दे क्या रहे हैं, हम अपने पाठकों को क्या दे रहे हैं। और दूसरा, हमारे भारतीय जो संस्थान है, जो मेरे ख्याल से भास्कर जी के लिए ये भी जानना जरूरी होगा कि जो भारतीय संस्थान है, उन संस्थानों से भी कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वहां से इंफॉर्मेशन निकल करके आए, जो भी हो वहां
अगर टाइट लिप्ड है, ताले लगे हुए हैं, कोई कुछ बताएगा ही नहीं, तो पता कैसे दुनिया को लगेगा? इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए, और शायद इस तरह का सिस्टम विज्ञान प्रसार जैसे संस्था इन लोगों ने और साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ऐसी व्यवस्था कुछ की हुई है कि संस्थानों से सूचनाएं आए और उसकी एक न्यूज सर्विस इस तरह की सुचारू रूप से चलती रहे और वो सूचनाएं अखबारों तक पहुंचे। तो फिर अखबारों को उसको अहमियत देनी चाहिए, अखबारों में वो आए, और उसके बाद इन चैनलों पर, इन सब पर भी विज्ञान की बात करने के लिए एक्सक्लूसिव विज्ञान, ये नहीं कि ज्योतिषियों के साथ और न्यूमरोलॉजिस्टों के साथ बैठा के विज्ञान को उस पर बहस करने लगे, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो उस अच्छा चीज को सर, न एक करें। अब हम एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि चर्चा हमारी काफी लंबी खिंच गई है। ये हिमानी जी जोशी का सवाल है कि बच्चों में, क्योंकि इस बीच में मैंने आपसे पिछले दौर में बात की, तो आप बच्चों के साथ काफी प्रयोग कर रहे हैं। जश्न बचपन नाम से एक बच्चों के ग्रुप के लिए आप हर मंगलवार को एक उनके साथ चर्चा का एक कार्यक्रम रखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जी। बच्चों और उसके अलावा भी आपका बच्चों के साथ तो काम रहा ही है। तो इनका सवाल ये बच्चों से जुड़ा हुआ है कि बच्चों में साइंस के लिए क्यूरोसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। विज्ञान साहित्य के लिए कि साहित्य के? नहीं, साइंस में ये कह रहे हैं कि विज्ञान के लिए, विज्ञान की जी, बच्चों में अगर क्यूरियोसिटी बढ़ानी विज्ञान हो विज्ञान तो वो वही, कैसे बढ़ाई उसका जाए? हाँ। उत्तर फिर वही है कि उसको हम बेहद रोचक अगर शैली में बताते हैं। मेरा अनुभव पिछले दिनों का, जैसे जश्न बचपन कहा आपने, तो मैं जश्न बचपन का ही उदाहरण लेता हूं। मैंने पहले दिन चिड़ियों के बारे में बात की, उनके तमाम मतलब जो चिड़ियाएं मेरे आसपास आ रही है, जो मेरा अपना अवलोकन है, जो मैंने उनकी हरकतें देखी हैं, उनकी गतिविधियां देखी, तो बच्चों को बड़ा आनंद आया उसमें। मैंने उसके बाद आलू की कहानी सुनाई, वो आलू की कहानी में इतना डूब गए, इतना इंटरेस्ट उन्होंने लिया कि अगले दिन साहित्य में उनको ये काम मिला कि एक वेब पत्रिका तैयार करते हैं, डिजिटल पत्रिका तैयार करते हैं, और उसमें पात्र एक ही होगा, वो पात्र आलू है। आप विश्वास करेंगे, बच्चों ने उसके लिए कहानियां लिख डाली, कविताएं लिख डाली, उसमें इंटरव्यू ले लिए, उसमें चिट्ठियां आलू के नाम लिख दी, उसके बाद वो उस पर कार्टून बनाए, उस पर चित्र बनाए, उस पर गीत लिखे, और न जाने कितनी विधाओं में बच्चों ने लिख डाला। तो इतने इतना क्रिएटिव बच्चों का दिमाग है, बशर्ते कि उनको आप प्रेरित कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैंने उनको पर्यावरण की कहानी सुनाई, तो उस पे उनकी जिज्ञासा की टाइम मशीन में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कैसे अतीत में जाके कि किस तरह जंगल खत्म हो रहे हैं, किस तरह जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, और भविष्य में जाके देख रहे हैं कि हरियाली कहाँ गई, हरियाली है ही नहीं, जानवर सारे रोबोट्स घूम रहे हैं। तो बहुत ही उनके लिए मतलब शॉकिंग था ये सारी चीज। और उसके बाद जब हम आम पर आए, तो वो आम में पूरा दिन आम पर ही उन्होंने, वो सवाल ही है हम कैसे आम पर, जब मैं सुना रहा था मैंने सोचा अगर आम एक आम फल है दोस्तों, ये ऐसे बताऊंगा मैं तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने शुरू में ये कविता उसी समय लिखी, उसमें जो है कि आओ आम तोड़ कर लाए, आम खाए, रसीले आम, और ये और वो ऐसे। मैंने 4 लाइन की कविता लिखी, उसको गा के सुनाया, और फिर दोस्तों जानते हो हमारे देश में हमारी आम की मातृभूमि कहाँ है, ये कहाँ से आया? आलू तो दक्षिण अमेरिका से आया, तो आम कहाँ से आया? तो फिर आम की जन्मभूमि वही है जो हमारी हमारी और आम की मातृभूमि तो एक ही है। ये तो भारत के ही पूर्वी हिस्से में पैदा हुआ, बांग्लादेश और उसके बाद म्यांमार तक वहां इस जन्मभूमि है। तो हमारे देश का अपना है, यहाँ से करते हुए, और उसको तमाम मुगल राजाओं के समय में कितना बढ़ावा मिला, कैसे उन्होंने आम के, अकबर ने खुद 1 लाख आम लगा करके लखी बाग दरभंगा में लगाया था। जैसे इन चीजों को हम इतिहास को झुठला तो नहीं सकते ना इसमें। तो इसलिए जो है उसके बाद हाजी कलीमुल्ला साहब जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, वो किस तरह एक पेड़ में 300 किस्म के आम पैदा कर रहे हैं। तो एक चकित होने की बात है कि वो कलम का जादूगर जो है, कलम लगाने का इतनी उनके हाथ सेट हो गया है कि वो एक ही आम में इतनी तरह की किस्मों के आम पैदा कर रहे हैं। अब ये चीज तो रोचक लग रही है। अगर मैं आम को सिर्फ आम एक फलदार वृक्ष है, और ये 5,000 वर्षों से भारत में उगाया जा रहा है, और इसकी पत्तियों का उपयोग हमारे मांगलिक पर्वों में भी होता है, और अगर मैं इस तरह से एक वानस्पतिक उसका विवरण खाली दूंगा, तो बच्चे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, आम पर एक गाय, एक
दुधारू पशु करके जैसे लिखते हैं वैसे आम पर भी लिख देंगे। लेकिन आम से जुड़ी हुई जब आप कहानियां उसमें तमाम डाल रहे हैं तो वो रोचक हो जा रहा है। और उसी के माध्यम से कि आम, अरे उम्र कितनी होती है। एक हुए हैं ना रंधावा साहब, वो बहुत बड़े उन्होंने किताबें लिखी हैं, वो वैज्ञानिक भी थे, प्रशासन के अधिकारी भी बहुत बड़े वो रहे, आईसीएस से। उन्होंने जो है लिखा कि बुड़ैल में चंडीगढ़ के पास में 100 साल पुराना एक आम का पेड़ था। पता है उससे कितने क्विंटल तक, 15-15, 20-20 क्विंटल तक आम मिलते थे। लेकिन दुनिया में सबसे मीठा आम कहाँ होता है? वो तो फिलीपींस में होता है, वहां के एक द्वीप में है। वहां जाने पर तो किसी को आम नहीं ले जाने देते कि कोई चोरी छिपे आम न ले जाए। वो दुनिया का सबसे मीठा आम है, उसमें तो रेशा होता ही नहीं है, और वो बड़े आराम से उसको आइसक्रीम की तरह से खा सकते हैं। वो जो है, अब इसमें तो बच्चों को आनंद आएगा। तो इसलिए बच्चों को विज्ञान देने के लिए हमें बाल सुलभ तरीके से बच्चों का मनोविज्ञान समझना होगा, और एक बच्चों की रुचि का एक बाल सुलभ उस तरह का लेखन करना होगा कि बच्चे उसको आनंद के साथ पढ़ सकें। मुझे बच्चे उसमें जो जश्न बचपन आप कह रहे हैं वो अलग से भी लिखने लगे हैं। मुझे कल मेरे विज्ञान नामा पर एक पुरस्कार मिला, तो उसमें वो बधाइयां दे रहे हैं बच्चे अलग से जबकि बच्चे जश्न बचपन में हैं, लेकिन उनको खुशी हो रही है कि ये वो है ना जिन्होंने आम की कहानी सुनाई, ये वो है जिन्होंने आलू की कहानी सुनाई, जिन्होंने सौरमंडल की सैर कराई। मैं सौरमंडल में ले जा रहा हूँ, बताइए, सौरमंडल में यहाँ से कमांडर देवीदा उनको ले जा रहे हैं, और कल्पना अंतरिक्ष यान में बैठा के तारों की छांव में चले जा रहे हैं, तारों का गीत गाते हुए सूरज के पास पहुंच गए। और अंतरिक्ष यान पे असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे कल्पना या अंतरिक्ष यान पर तो आग का, पानी का, तूफान का किसी का असर पड़ ही नहीं सकता। और वो सारे 8 ग्रह और उपग्रहों को, चंद्रमाओं को देखते हुए, पौने ग्रहों को देखते हुए सीमांत तक जाकर के वहां ऊट क्लाउड तक चले जा रहे हैं। वहां से लौटते हैं तो तब तक, क्योंकि वहीं से कोई बॉल जब डिस्प्लेस होती है तो वो सौरमंडल की ओर आती है, उछल तारा बन जाता है धूमकेतु। तो एक खूबसूरत धूमकेतु चला आ रहा है, हम उसके साथ साथ पृथ्वी की ओर लौट रहे हैं, फिर उल्का पिंडों से बचाते हुए, और फिर हम वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। और वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले एक दूर नीला प्लेनेट दिखाई दे रहा है। दोस्तों जानते हो वो कौन सा है? हमारी पृथ्वी। फिर हम आगे आते हैं और नीचे, नीचे तो देखो जरा सा, नीचे क्या दिखाई दे रहा है? अरे हमारा भारत देश, देखो उसके सर पर कितना बड़ा मुकुट, हिमालय का एक श्वेत मुकुट दिखाई दे रहा है। कल कल नदियां वहां बह रही हैं, कितने चौड़े मैदान हैं, कितनी घाटियां हैं, कितने घने जंगल, चिड़ियाएं, जीव जंतु, और कौन चिड़ियाएं कलरव कर रही हैं, रंगीन तितलियां वहां उड़ रही, तुम लोग सब जानते हो। क्या तुमने यहाँ सौरमंडल में कहीं किसी ग्रह पर, किसी उपग्रह पर कोई तितली देखी? नहीं। क्या चिड़ियों का कलरव सुना? नहीं। पेड़ पौधे देखे? नहीं। कहीं फसलें लहला रही थी? नहीं। तो फिर हमारी धरती पर ये सब कुछ है, जीवन तो हमारी धरती पर है। तो चलो हम लोग एक जीवन का गीत गाते हैं, और उस गीत के साथ उनको धरती पे उतार के सेफली लैंडिंग करके और उनको धरती पर ले आ रहे हैं। अब सौरमंडल की ही जानकारी है, लेकिन हमारा सौरमंडल एक नेबुला से सूर्य बना, और किस तरह छिटक करके वो बने, वो पाठ जो है, वो पाठ एक फॉर्मूले में दे दिया जाता है, बच्चा उसको रटता है फिर कॉमा फुल स्टॉप के साथ। तो इस कहानी से भी तो वो सारा समझ जा रहा है कहाँ क्या है। उसको जब मैं कहता हूँ अरे देखो जरा सा बुध ग्रह के आसमान में तो देखो चंद्रमा कौन कितने दिखाई दे रहे हैं, पता लगा वहां चंद्रमा है ही नहीं। किसी बच्चे को पता होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन ये देखो शनि ग्रह के कितने चंद्रमा दिख रहे हैं, पता लगा 82 चंद्रमा घूम रहे हैं उसके आसमान में। तो बच्चों को वो सारी जानकारी मिल रही है सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन इसमें उनको न पचने वाला कुछ नहीं लग रहा है, उनको क्लिष्ट और दुरूह कुछ नहीं लग रहा। तो बच्चों के रोचक लिए ज्ञान को बच्चों करते की हैं। ही भाषा में, बच्चों के भावों के साथ, बच्चों के मनोविज्ञान के साथ लिखा जाना चाहिए उसे। चलिए, आपने बहुत ही रोचक जगह पर हमें ले आए हैं आप इस चर्चा में। हमारी चर्चा ऑलरेडी एक 1 घंटा 34 मिनट तक की खिंच गई है। आपको बहरहाल अच्छा। हम अपनी कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको आपके नए पुरस्कार के लिए, जो आपके विज्ञान नामा को पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है, शिक्षा पुरस्कार बहुत से, उसके लिए हम धन्यवाद। आपको बधाई भी देते हैं। और आपने बहुत इतना लंबा समय हमारे लिए निकाला, और अपने अनुभवों और अपने पूरे ज्ञान और खासकर जो आपका वैज्ञानिक लेखन है
आप साहित्य को, विज्ञान को साहित्य में लिखने वाले जो लेखक हैं, तो आपने अपना इतना समय निकालकर हम लोगों से इतनी गंभीर और विस्तार में चर्चा की, और जिसमें बहुत रोचकता भी आपने आखिरी में लेते हुए, तो आपने हमें बहुत खूबसूरत और बहुत रोचक अंदाज में सौर मंडल की सैर कराई। आपने बताया कि कमांडर देवी के याद में बैठकर हमने यात्रा की। उसके लिए तो कभी किसी स्कूल में बुलाइए, वहां तो मैं रूबरू जो है सुनाए बच्चों को, जरूर तो जरूर, तब कभी ऐसा तब ऐसा ऐसा अच्छा मौका भी लगेगा जरूर उसको। लगेगा। हम खिड़की के ही मंच और से आपको आभारी मैं हूं बिल्कुल बहुत मदद अधिक कि आपने मुझे विज्ञान की बात करने का मौका दिया, क्योंकि ये मौके ये ऐसा समय चल रहा है कि इस समय विज्ञान की बातें करने का अवसर बहुत अधिक कहीं है नहीं, इसलिए जहां भी करेंगे। कोई अवसर मिलता है मैं विज्ञान की बात करना चाहता हूं। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत धन्यवाद। सर बहुत 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 शुक्रिया। अब आज हम अपने इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और आपने ये बहुत ही एक रोचक बातचीत सुनी विज्ञान के लेखन के बारे में, विज्ञान के बारे में, और क्यों जरूरी है हमारे समाज के लिए वैज्ञानिक लेखन, विज्ञान पर लेखन। तो इस चर्चा को हम यहीं पर खत्म करते हैं। हम फिर से ऑल्टरनेट डेज में खिड़की टॉक्स के साथ अब एक दिन छोड़कर आपके साथ होंगे, उसके 7वें अंक के साथ, किसी एक और एक्सपर्ट के साथ, किसी एक और मसले को लेकर। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, और जितने लोग मुझे सुन रहे थे, जो भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार।